नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक मैराथन टाइप में जो है वो क्लास में लेकर आया हूँ, जो कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के ऊपर आधारित रहने वाली है। चूँकि यहाँ से आपको इस क्लास में से वह प्रश्न सारे के सारे आपको मिल जाएँगे, जो कि आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों वाले प्रश्न होंगे। यानी कि जीएसडीपी है, चाहे नेट जीएसडीपी है, चाहे पर कैपिटा इनकम है, चाहे जीएसवीए की बात होगी, यानी कि वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएँगे, जो कि आंकड़ों वाले होंगे। क्लास पूरी की पूरी जो है वह थ्योरी टाइप में रहने वाली है, यानी कि एमसीक्यू अपन नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल करेंगे और चीजों को रटने की और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से चीजों को याद करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह ये क्लास आपके लिए रहने वाली है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के शुरुआत से जो पहला चैप्टर है आपके, जो कि एक प्रकार से अगर हम बात करें तो वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, वहां से हम चैप्टर वाइज चलेंगे और सारे के सारे चैप्टर में जो आंकड़ों वाले प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्लास वाकई में बहुत शानदार रहने वाली है। जब आप आरएस प्री का पेपर देके आओगे तब इस एक क्लास में से, यानी कि एक छोटी सी क्लास में से आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलने की संभावना जो है वो रहेगी, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन। देखिए, पहला चैप्टर जो है वह अपने रहने वाला है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, और इसके ऊपर अपन जो है वो चर्चा करेंगे। यहां से आपकी जो है वो चर्चा एक प्रकार से शुरू होगी। पहले चैप्टर के अंदर जो भी राजस्थान के अंदर आर्थिक प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, जो कि हमने विस्तार से जो है वह हमारी क्लास के अंदर पढ़ रखा है, जो कि आपके प्लेलिस्ट के अंदर भी अलग से जो है वह प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर मैंने पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ा रखा है आपको। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो छोटी छोटी चीजें, जो फैक्चुअल चीजें हैं, उनको रटने की कोशिश करेंगे। और आर्थिक प्रवृत्तियों के परिदृश्य में हम जीएसडीपी की बात करेंगे, जैसे कि हम नेट जीएसडीपी की बात करेंगे, हम पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, हम जो है वो जीएसवीए की बात करेंगे। ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो रटने वाले पॉइंट है बेसिकली। जैसे देखिए, सबसे पहला पॉइंट, यानी कि यहां से आपको सीधा टू द पॉइंट प्रश्न आएगा। आरएस प्री में कभी भी आपको जीएसडीपी, नेट जीएसडीपी, पर कैपिटा इनकम, इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है। आपको नवीनतम जो है वह आंकड़े पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वह हम किस चीज के ऊपर बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद या फिर जीएसडीपी के ऊपर। आप सभी को पता होना चाहिए कि जीएसडीपी का मतलब क्या है। जीएसडीपी का मतलब है कि किसी भी राज्य के जो आपकी एक प्रकार से भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर एक वित्त वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तु और जो भी सेवाएं हैं, उनका अंतिम मूल्य का जो योग है वह जीएसडीपी कहलाता है। तो ये डेफिनेशन हमने वहां पर देख रखी है। लेकिन यहां से जो हमारे प्रश्न आएगा, वो प्रश्न कैसा पूछा जाएगा वो ध्यान रखना है। देखो, आप सभी के सामने दो प्रकार की जो है वह जीएसडीपी लिखी हुई है। एक जीएसडीपी है प्रचलित मूल्य के ऊपर है, और एक जीएसडीपी है स्थिर मूल्य के ऊपर। राजस्थान सरकार के द्वारा स्थिर मूल्य के लिए जो है वो 2011-12 वर्ष घोषित कर रखा है, और प्रचलित के लिए 2022-23, जिस वर्ष की हम आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे वही उसका प्रचलित वर्ष होगा। तो आपको पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में प्रचलित मूल्य के ऊपर जीएसडीपी कितनी है। ध्यान देना है, क्या पूछा जाएगा? प्रचलित मूल्य के ऊपर जो है वह जीएसडीपी कितनी है। पहला प्रश्न यही आएगा आपके सामने। प्रचलित मूल्य के लिए आपको कितना याद रखना है? 14.14 लाख करोड़ रुपए। पहला प्रश्न यही बनेगा आपके कि 14.14 लाख करोड़ रुपए जो है वह 2022-23 के लिए आपके क्या रहने वाली है? जीएसडीपी रहने वाली है प्रचलित मूल्य के ऊपर। दूसरा प्रश्न आएगा कि स्थिर मूल्य के ऊपर आपकी जीएसडीपी राजस्थान की कितनी है 2022-23 के लिए। स्थिर का मतलब हो गया 2011-12 के जो मूल्य है उसके आधार पर, और यह आपकी रहने वाली है 7.99 लाख करोड़ रुपए। यानी कि दो प्रश्न यहां से क्लियर हो जाने चाहिए। एक चीज और ध्यान रखो कि जो आपके स्थिर मूल्य है यह 11-12 के मूल्य है, और यह वाले जो प्रचलित मूल्य है ये 22-23 के है। तो 11-12 के अंदर जो चीज जिस भाव से मिलती थी, आज लगभग उसका डबल के आसपास है वो भाव हो चुका है। महंगाई बढ़ चुकी है, मुद्रास्फीति बढ़ चुकी है। इस वजह से जो है वह आपको हमेशा प्रचलित मूल्य ज्यादा दिखेगा और स्थिर वाला हमेशा कम दिखेगा। तो एक चीज तो ये हो गई कि हम स्थिर के हिसाब से जो है वो कम रहेगा जहां जहां पर हम पढ़ेंगे आगे, और प्रचलित वाला क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अब स्थिर वाला आप देखो कितना है, 7.99 लाख करोड़ है, 7 है। और अगर हम 7 को क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी क्या हो जाएगा आपके? 14 हो जाएगा। यानी कि स्थिर मूल्य के ऊपर जो आपकी जीएसडीपी है वो कितनी है? 7 लाख करोड़ है अगर मोटा मोटा देखो तो। और प्रचलित के ऊपर कितनी है? 14 लाख करोड़ है। तो 7 दूनी 14, यानी स्थिर पर है 7, प्रचलित के ऊपर है 14। और फिर अगर डिटेल में जाओ तो 7.99 है स्थिर पर, और 14.14 हो जाएगी प्रचलित के ऊपर। फिर देखिए अगली चीज, यहां पर आपको अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि 2021-22 के अंदर प्रचलित के ऊपर जो भी आपकी जीएसडीपी रहेगी, उस जीएसडीपी से हम 22-23 के अंदर प्रचलित मूल्य पर जाएंगे तो वृद्धि दर कितनी रहने वाली है? जो आपकी है 16.04% की वृद्धि है। आपको ये वाली चीज कभी नहीं याद करनी है कि 21-22 के हिसाब से कितना है।
आपको प्रश्न 22-23 के हिसाब से पूछा जाएगा, मूल्य के हिसाब से। और वृद्धि जो है वह आपको पिछले साल से इस साल में पूछेंगे। जैसे कि 21-22 के अंदर स्थिर मूल्य जो 11-12 के थे, उसके हिसाब से 7.39 लाख करोड़ था, जो कि बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया, 7.99 हो गया। यानी कि इसमें वृद्धि कितनी है, 8.19% की इसमें क्या है, वृद्धि है। देखिए यहां पर कितना लिखा हुआ है, 8। इस 8 को हम क्या करेंगे, अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 दूनी 16 बन जाएगा। यानी कि 8 पॉइंट, अब 19 वाला याद रख सकते हो आप। बाकी आपके जो एग्जाम में प्रश्न आएगा वो इतना ज्यादा जो है वो क्लोज नहीं आता है। तो आपको याद रखना है कि भाई 8% की है वृद्धि, किसके ऊपर, स्थिर के ऊपर। और मैंने कहा है कि प्रचलित हमेशा ज्यादा होता है, तो 8 दूनी 16 करेंगे तो 16 क्या हो जाएगा, प्रचलित के ऊपर वृद्धि हो जाएगा। यानी कि इसमें से आपको 4 प्रश्न बनने की संभावना है। पहला प्रश्न आएगा, स्थिर मूल्य के हिसाब से जो है वह जीएसडीपी कितनी है। तो स्थिर मूल्य के हिसाब से है, अगर मोटा मोटा देखें तो 7, और प्रचलित के ऊपर है हो जाएगी आपके 7 दूनी 14। और अगर डिटेल में देखें तो 7.99 लाख करोड़ है स्थिर के ऊपर, प्रचलित पर है 14.14 लाख करोड़। फिर आएगी वृद्धि दर। वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो स्थिर के ऊपर है 8, मोटा मोटा देखें तो, और 8 दूनी 16 हो जाएगी आपके प्रचलित के ऊपर। अगर हम डिटेल में देखें तो 8.19% है स्थिर के ऊपर और 16.04% है प्रचलित के ऊपर। यानी कि यहां से जो है वह आपके सामने 4 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न आपके ये है, और चौथा प्रश्न आपका ये है। ये 4 प्रश्न जो है वह आपके जीएसडीपी से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं नेट जीएसडीपी। नेट का मतलब हो गया शुद्ध, और जीएसडीपी वही है। यानी कि जब जीएसडीपी में से अगर हम मूल्य ह्रास, किसी प्रकार की घिसावट अगर हो रही है उस वस्तु के मूल्य प्राप्ति के अंदर, अगर उसको हम उसमें से घटा देंगे तो जो पीछे बचेगा वह कहलाएगा नेट जीएसडीपी। और हमेशा जीएसडीपी से कम होता है नेट जीएसडीपी, ये भी आप याद रख लीजिए। यानी कि ये कम होगा जीएसडीपी से। तो जीएसडीपी अगर स्थिर की 7.99 लाख करोड़ है, तो नेट जो है वह स्थिर के ऊपर 7.99 से कम होगी। अगर आपके क्यों क्यों होगी, क्योंकि इसमें से अपन क्या घटा रहे हैं, मूल्य ह्रास घटा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अगर आपके प्रचलित के ऊपर जो जीएसडीपी है 14.14 लाख करोड़, उससे कन्फर्म है कि नेट जीएसडीपी कम होगी। होगी कितनी वो भी देखिए। देखिए सबसे पहले आपके सामने आएगा कि प्रचलित मूल्य के ऊपर जो है वह नेट जीएसडीपी कितनी है, और दूसरी चीज आएगी कि स्थिर मूल्य के ऊपर जो है वह नेट जीएसडीपी कितनी है। अगर हमें स्थिर मूल्य के ऊपर जीएसडीपी की बात करें तो स्थिर के ऊपर हमने जीएसडीपी कितनी पड़ी थी, 7.99 लाख करोड़ पड़ी थी। तो नेट जीएसडीपी कितनी हो जाएगी, 7.99 से कम होगी, और होगी कितनी, तो 6.95 लाख करोड़ होगी। कितनी होगी, 6.95 लाख करोड़ होगी। इसी प्रकार से अगर आपको प्रचलित मूल्य के ऊपर नेट जीएसडीपी पूछे तो वह 14.14 लाख करोड़ से कम होगी, और होगी कितनी, तो 12.60 लाख करोड़ होगी। अगेन इसको याद करना है हमें, कैसे याद करेंगे भाई, 6 लाख करोड़ तो हो जाएगी मोटा मोटा अगर देखें तो आपके स्थिर के ऊपर, और 6 दूनी अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि 6 का कितना हो रहा है, 12। वहां पर स्थिर पर था 7, 7 का हो रहा था 14, तो 7.99, 14.14। यहाँ पर है 6, 6 का हो रहा है 12, यानी कि 6.95, 12.60। ठीक है, ये दो प्रश्न तो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर पिछली बार की जैसे यहाँ पर भी आपको क्या पूछी जाएगी कि भाई हम 2021-22 से 2022-23 में जाते हैं, तब वृद्धि दर कितनी है, और जब हम स्थिर मूल्य के हिसाब से, और जब हम प्रचलित मूल्य के हिसाब से जाते हैं तब वृद्धि दर कितनी है। तो जब स्थिर मूल्य के ऊपर नेट जीएसडीपी हम देखें तो आपके पिछली बार 6.43 से 6.95 हो रहा है, जिसके अंदर वृद्धि कितनी आ रही है, 8.11% की वृद्धि आ रही है। और अगर हम प्रचलित मूल्य के हिसाब से जाते हैं तब 10.85 का 12.60 हो रहा है, यानी कि वृद्धि कितनी आ रही है, 16.10% की वृद्धि आ रही है। वापिस इसमें भी वही चीज आप देख सकते हो, यहाँ पर कितना है, मोटा मोटा 8 है। 8 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा। अगर डिटेल में देखोगे तो 8.11% है, और यहाँ पर आपके 16.10% हो जाएगा। तो देखिए यहां से प्रश्न वापस वही 4 प्रश्न यहां से बन सकते हैं। जिस प्रकार से आपके पिछले वाले प्रश्न बनेंगे वैसे कि वैसे ही इसमें भी जो है वह आपके प्रश्न बन सकते हैं। देखिए एक बार दोनों को तुलनात्मक साथ में देखिए। हमने जीएसडीपी के अंदर 4 प्रश्न देखे थे कि भाई जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर है 7 लाख करोड़, मोटा मोटा 7.99, 7 दूनी 14.14 लाख करोड़ प्रचलित के ऊपर। स्थिर के ऊपर है 8.19% और 8 दूनी 16.04% प्रचलित के ऊपर वृद्धि दर है। फिर नेट जीएसडीपी की बात करेंगे। नेट हमेशा कम होगा किससे, आपके जीएसडीपी से। तो नेट जीएसडीपी स्थिर मूल्य के ऊपर जो है वह कितनी हो जाएगी, आपके
6.95 लाख करोड़, और 6 दूनी 12.60 लाख करोड़ जो है वह आपके प्रचलित के ऊपर हो जाएगी। फिर वृद्धि दर की बात करेंगे तो 8.11% हो जाएगी स्थिर के ऊपर वृद्धि दर, और 8 दूनी अगर 16 करेंगे तो 16.10% हो जाएगी आपके प्रचलित के ऊपर वृद्धि दर। यहाँ पर वृद्धि दर में थोड़ा सा डिफरेंस है, 8.19 है आपके स्थिर के ऊपर जीएसडीपी की, जबकि 8.11 है आपके नेट जीएसडीपी की। यहाँ पर है 16.04, यहाँ पर है 16.10, तो डिफरेंस जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो 8 प्रश्न जो है यहाँ से आपके बनने की जो संभावना है वो मैंने बता दी है। नेट जीएसडीपी के बाद अगला कॉन्सेप्ट अपने सामने आएगा और वह आता है पर कैपिटा इनकम का, यानी कि राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है उससे जुड़े हुए जो जो प्रश्न है वो आपके सामने है सारे के सारे। यानी कि पर कैपिटा इनकम भी दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक पूछेगा कि 2022-23 के अंदर स्थिर मूल्य के ऊपर जो है वह कितना पर कैपिटा इनकम है, और 2022-23 प्रचलित मूल्य के ऊपर पर कैपिटा इनकम कितना है। तो स्थिर मूल्य के हिसाब से अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम कितना निकल कर आता है 22-23 के लिए, 86,134। कितना आता है? 86,134 आता है। अगर 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, 86,134। और अगर हम बात करें किसके हिसाब से, 22-23 के हिसाब से, अगर प्रचलित मूल्य के ऊपर अगर हम बात करें तो कितना होगा आपका 156,149। कितना है? 156,149। टुकड़ों में याद कर लीजिए, 156 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 149। यानी स्थिर मूल्य पर है आपका 86,134 और प्रचलित के ऊपर हो जाएगा 156,149। ये तो बात हो गई आपके पर कैपिटा इनकम स्थिर और प्रचलित के हिसाब से। अब हमें बात किस चीज की करनी है? वृद्धि दर की। भाई हमने जब 2021-22 के हिसाब से स्थिर पर देखा तब 80,545 हमारा पर कैपिटा इनकम था, जो कि 22-23 के अंदर 86,134 हो रहा है, यानी कि 80 से 86 हो रहा है, जिसके अंदर कितनी वृद्धि हो रही है? 6.94% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 6.94% की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से जब हम प्रचलित के हिसाब से बात करें तो 21-22 में 135,962 था, जो कि 156,149 हो रहा है, यानी कि 135 से 156 हुआ है, यानी कि वृद्धि कितनी हो रही है? 14.85% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर है 6.94, यहाँ पर है 14.85। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो, दिमाग में लगा के रखना है कि भाई 6 दूनी 12 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 14, तो यहाँ पर सिस्टम सेट नहीं होगा। तो यहाँ से आपको देखिए 4 प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। पहला प्रश्न स्थिर मूल्य के ऊपर पर कैपिटा इनकम 86,134 याद रखना है। दूसरा प्रश्न प्रचलित मूल्य के ऊपर पर कैपिटा इनकम कितना है? 156,149 है। तीसरा प्रश्न जो है वह स्थिर मूल्य के ऊपर पर कैपिटा इनकम के अंदर वृद्धि कितनी है? तो 6.94 है। कितनी है? 6.94 है। और चौथा प्रश्न आ जाता है कि प्रचलित मूल्य के ऊपर पर कैपिटा इनकम की वृद्धि कितनी है? 14.85 है। कितनी है? 14.85। तो ये आपके 4 प्रश्न जो है वह पर कैपिटा इनकम से बनने लायक प्रश्न है। तो आपके कितने? 12 प्रश्न तो यहाँ से हो गए संभावित, इनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट आता है आपके मूल्य सांख्यिकी। देखिए मूल्य सांख्यिकी अपने लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मूल्य सांख्यिकी जिसको अपन प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, मूल्य सांख्यिकी बेसिकली 2 प्रकार की होती है, और इसमें से आपको प्रश्न कौन सा बनेगा? या तो पूछेगा डब्ल्यूपीआई या फिर पूछेगा सीपीआई। डब्ल्यूपीआई को बोला जाता है वोल प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो पहला प्रश्न आपको संभावित है कि यहां से पूछ ले कि थोक मूल्य सूचकांक जो है इसका आधार वर्ष क्या है? तो 1999 आपके 2000 इसका क्या है? आधार वर्ष है। पहला प्रश्न संभावित। दूसरा प्रश्न इसको मासिक आधार पर जारी किया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यूपीआई में कितनी वस्तुएं शामिल है? 154 वस्तुएं शामिल है। फिर उसके बाद में डब्ल्यूपीआई अगर 2021 से 2022 में हम जाएं तो 6 दूनी 12 यानी कि 6.12, 6 दूनी 12, 6.12% की वृद्धि होती है। और 22-23 के अंदर जो है वह आपके डब्ल्यूपीआई कितना है? तो 385.45 आ जाता है। तो यहां से देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न पूछा जाएगा डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 1999 2000 याद रखना है। दूसरा प्रश्न आएगा कि टोटल वस्तुएं कितनी शामिल है डब्ल्यूपीआई में? 154। तीसरा प्रश्न आएगा कि पिछले वर्ष से इस वर्ष में डब्ल्यूपीआई में वृद्धि कितनी है? 6 दूनी 12 यानी कि 6.12% है। और चौथा प्रश्न आएगा कि डब्ल्यूपीआई 2022 का कितना है? तो 385 जो है वह आपके डब्ल्यूपीआई आ जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो, 5 और 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 385 याद रह जाएगा। ये 4 प्रश्न आपको डब्ल्यूपीआई से पूछे जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी? सीपीआई की बात करेंगे, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है इसकी हम बात करने वाले हैं। तो सीपीआई की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न की सीपीआई जो है वो मासिक आधार पर जारी होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान के अंदर सीपीआई 4 प्रकार के होते हैं, पहला प्रश्न यहां से बन सकता है। अब 4 कौन कौन से? इन चारों से जो है वो 4 प्रश्न बनने की संभावना है।
पहला प्रश्न बन सकता है कि जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई है, जिसको सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर भी बोला जाता है, यानी कि सीपीआई आईडब्ल्यू, पहला प्रश्न इसमें से आएगा कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला प्रश्न यहां से श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका आधार वर्ष क्या है, 2016 इसका आधार वर्ष है। और राजस्थान में सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के 3 केंद्र है। पहले आपके अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर था, और अब अजमेर की जगह पर अलवर कर दिया गया है पहला, दूसरा कर दिया गया है आपके भीलवाड़ा के अंदर, और तीसरा आपके कर दिया गया है जयपुर के अंदर। तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर से देखो कौन कौन से प्रश्न यहां से बन सकते हैं। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर से श्रम ब्यूरो शिमला इसको जारी करता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सीपीआई की अगर हम बात करें तो टोटल 4 सीपीआई जारी होते हैं। पहला जो सीपीआई आता है वह सीपीआई आता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, दूसरा आता है एग्रीकल्चर लेबर के लिए, तीसरा आता है सीपीआई रूरल लेबर के लिए, और चौथा आता है सीपीआई कंबाइंड, जिसको रूरल या फिर अर्बन या फिर कंबाइंड भी बोला जाता है। शुरुआत के जो 3 है, यानी कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई जो है वह एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई रूरल लेबर, इन तीनों को ही जारी कौन करता है, तो इन तीनों को ही श्रम ब्यूरो ब्यूरो के द्वारा यह जारी किए जाते हैं, जो कि आपके कहां पर है, शिमला के अंदर है। जबकि एक जो कंबाइंड वाला है, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या फिर एनएसओ जो नई दिल्ली में स्थित है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सीपीआई का एक प्रश्न तो आपको इससे ही पूछ लिया जाता है कि जारी कौन करता है। जबकि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर को अगर अपन को स्पेशली देखना है तो यह जारी करने वाला कौन है, श्रम ब्यूरो शिमला है। 2016 इसका जो है वह आधार वर्ष हो जाएगा। तो पहला प्रश्न की टोटल सीपीआई कितने हैं, 4 है। दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वह आपके आ जाता है कि श्रम ब्यूरो शिमला इसको जारी करता है। तीसरा प्रश्न जो है वह आपके एक प्रकार से 2016 इसका आधार वर्ष है। और चौथा प्रश्न जो है वह सीपीआई आपके इंडस्ट्रियल वर्कर के जो है वह सेंटर कौन कौन से है, ये यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो। फिर अगला आता है आपके दूसरे नंबर का, और दूसरे नंबर का आता है कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई, जिसको अपन सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर भी बोलते हैं। और इसको भी जारी करने का काम किसका है, श्रम ब्यूरो शिमले का है। और इसके लिए जो है वह आपके आधार वर्ष क्या है, 1986-87 इसका आधार वर्ष है। यानी कि अगेन जो है वह यहाँ पर 4 के बाद में 5वां प्रश्न जो है वह आपको याद रखना है, किससे, सीपीआई से याद रखना है आपको कि सीपीआई जो आपके एग्रीकल्चर लेबर है ये कौन जारी करता है, श्रम ब्यूरो। फिर आता है सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का आधार वर्ष क्या है, 1986-87। फिर अगला प्रश्न आता है आपके, वह आता है कि ग्रामीण श्रमिकों के लिए, यानी कि सीपीआई फॉर रूरल लेबर जो है यह कौन जारी करता है, तो इसको जारी करने का काम है श्रम ब्यूरो शिमला का। ये अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और फिर चौथे प्रकार का जो है वह सीपीआई आता है ग्रामीण, शहरी या फिर संयुक्त, यानी कि सीपीआई कंबाइंड, इसको जारी करता है आपके एनएसओ, यानी कि जो आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली में है। और अधिकतर प्रश्न जो है वो इसी का ही पूछा जाता है, क्योंकि यही एक अलग है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इसका। और इसका आधार वर्ष जो है वह आता है 2012। यानी कि यहां से देखिए एक बार वापिस आपके जो है वो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। मूल्य सांख्यिकी में से 2 प्रकार की मूल्य सांख्यिकी होती है, एक होती है डब्ल्यूपीआई, एक होती है सीपीआई। डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 1999, 2000। दूसरी चीज याद रखनी, 154 इसमें वस्तुएं शामिल है। तीसरा प्रश्न, पिछले साल से इस साल में इसमें 6 दूनी 12 यानी कि 6.12% की वृद्धि है। अगला प्रश्न याद रखना है कि जो आपके डब्ल्यूपीआई जो है उसके लिए 2022 के अंदर कितना है, तो 385 आपके डब्ल्यूपीआई आता है। फिर सीपीआई जो है यह 4 प्रकार का होता है। सीपीआई एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, एक होता है एग्रीकल्चर लेबर, एक होता है रूरल लेबर, एक होता है कंबाइंड। सारे के सारे इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, इन 3 को जारी करता है श्रम ब्यूरो शिमला, और कंबाइंड को जारी करता है एनएसओ। फिर अगला प्रश्न, इंडस्ट्रियल वर्कर से स्पेशली प्रश्न जैसे श्रम ब्यूरो इसको जारी करता है। 2016 इसका क्या है, आधार वर्ष है। और अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर इसके क्या है, केंद्र है। तो ये 4 प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर लेबर में वही आ गया, श्रम ब्यूरो शिमला इसको जारी करता है। 1986-87 इसका क्या है, आधार वर्ष है, जो कि सबसे पुराना है। फिर सीपीआई रूरल लेबर वापिस कौन जारी करता है, श्रम ब्यूरो जो है शिमला, इसके द्वारा ही इसको जारी किया जाता है। और फिर लास्ट आता है सीपीआई कंबाइंड, जिसको जारी कौन करता है, आपके एक प्रकार से एनएसओ जो है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको जारी करता है। और इसका आधार वर्ष क्या है, 2012 है। तो ये यहाँ तक जो है वह आपके एक प्रकार से मूल्य सांख्यिकी हो जाता है। यहाँ पर जो हमने बात करी थी इसके अंदर सामान्य रूप से जो है वह जीएसडीपी, नेट जीएसडीपी, उसके बाद में पर कैपिटा इनकम की हमने बात करी, उसके बाद में हमने मूल्य सांख्यिकी की बात करी। और 5वीं चीज आती है आपके पास में, वह आते हैं एक प्रकार से अगला पॉइंट, बैंकिंग एवं वित्त। देखिए बैंकिंग एवं वित्त से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको ध्यान रखना है। आर्थिक समीक्षा के अंदर सितंबर 2022 तक के आंकड़े दिए गए हैं, और इन आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में कुल बैंक शाखाएं कितनी है, तो राजस्थान में सारी की सारी बैंक शाखाएं मिलाकर कितनी हो जाती है टोटल, तो वह है आपके 7,987, ये टोटल शाखाएं हैं।
अब ये 7,987 जो अलग अलग टाइप की है, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हमारे 4,195 है, क्षेत्रीय बैंक हमारे 1,000 आपके 590 है, निजी बैंक हमारे 1,688 है, विदेशी बैंक हमारे पास में 9 है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है कि हमारे विदेशी बैंक शाखा टोटल 9 है राजस्थान में। पिछली बार ये 6 थी, इस बार 9 हो चुकी है। लघु वित्त बैंक हमारे 469 है और भुगतान बैंक जो है वो आपके 36 आते हैं। यानी कि आपको जो है बैंकिंग एवं वित्त में एक प्रश्न तो याद रखना है कि टोटल हमारे बैंक कितने हैं, 7,987 है। दूसरा प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर विदेशी बैंक शाखाएं कितनी है टोटल, तो 9 विदेशी बैंक शाखा है। फिर अगला तीसरा प्रश्न जो है वह इसमें से कौन सा बनेगा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा प्रश्न आएगा कि राजस्थान के अंदर टोटल जमा में वृद्धि कितनी हुई है। यानी कि 2021-22 के अंदर मतलब 2021 के अंदर और 2022 में जो भी बैंकों के अंदर लोगों ने पैसे जमा किए हैं उसमें कितने रुपए की जो है वह वृद्धि हुई है पिछले साल से इस साल में। तो हमारे वृद्धि कितनी है, 12.51% की वृद्धि है। यानी कि कहने का मतलब अगला जो प्रश्न है आपके तीसरा प्रश्न वो बनेगा इसमें से 12.51% हमारे क्या है, जमा में वृद्धि है 2021-22 के आधार पर। तो यह है आपके बैंकिंग एवं वित्त से जुड़ा हुए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुल बैंक है 7,987, विदेशी बैंक शाखाएं हैं 9 और जमा में वृद्धि है 12.51। ठीक है, ये आपके बैंकिंग एवं वित्त हो जाता है। अब लास्ट चीज एक और आती है जो आपके आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हुई है और उसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। इंपॉर्टेंट है, यानी कि मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनको आर्थिक सुधार से जुड़े हुए जो भी सलाह देनी है उसके लिए एक परिषद बना रखी है राजस्थान में, जो कि राजस्थान के अंदर नीति आयोग के समकक्ष ही जो है वह कार्य करती है। यानी कि जिस प्रकार से भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग को जाना जाता है उसी प्रकार से राजस्थान में जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है उसको राजस्थान सरकार का थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। पहला प्रश्न आएगा कि इस आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया, पहला प्रश्न यहां से आएगा, तो 7 मार्च 2020 के दिन किया गया। तीसरा प्रश्न, इसका अध्यक्ष जो है वह आपके कौन होता है, मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। एक इसमें उपाध्यक्ष होता है और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद मायाराम है। और टोटल सदस्य कितने होंगे इसमें, 21 होंगे। यानी कि एक हो जाएगा अध्यक्ष, एक हो जाएगा उपाध्यक्ष और 21 हो जाएंगे आपके सदस्य। ये आपके प्रश्न जो है वह पूछने लायक प्रश्न है। अध्यक्ष इसका कौन होता है, सीएम होता है। इसका उपाध्यक्ष सीएम चुनता है जो कि वर्तमान में कौन है, मायाराम है। और इसी प्रकार से 21 इसमें क्या होते हैं, टोटल सदस्य होते हैं। 7 मार्च 2020 के दिन यह आर्थिक सुधार जो सलाहकार परिषद है यह गठन किया गया था। राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में इसको जाना जाता है। ये आपके यहाँ तक पहला चैप्टर हो जाता है जिसमें अपन ने सामान्य चीजें जो है वो सारी के सारी देख ली। जीएसडीपी, नेट जीएसडीपी, पर कैपिटा इनकम या फिर आपके जो सूचकांक है वो अपन ने देख लिया, साथ साथ में बैंकिंग एवं वित्त देख लिया और यह परिषद के बारे में भी हमने बात कर ली। अब दूसरा चैप्टर आपके आता है कृषि एवं उससे संबंधित जो क्षेत्र है, यानी कि कृषि से जुड़े हुए जो जो प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं उनसे हम जो है वो एक बार वापस इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले, इससे पहले भी आप एक चीज और समझ लीजिए, हम जब कृषि की बात करेंगे, हम उद्योग की बात करेंगे, हम सेवा की बात करेंगे, तो तीनों का ही अपने आप में जो है वह राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान होता है। उस योगदान को कहा जाता है जीएसवीए, यानी कि ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है जीएसवीए कहा जाता है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। यानी कि प्रत्येक जो क्षेत्र है उसका राज्य की अर्थव्यवस्था में कितना कितना योगदान है, इसको कहा जाता है सकल राज्य मूल्य संवर्धन या फिर सकल राज्य मूल्य वर्धन। और हम कृषि क्षेत्र के लिए अलग पढ़ेंगे। ये जीएसवीए दो प्रकार से होगा। देखो इसमें 3 प्रश्न आएंगे। जीएसवीए का योगदान रुपए में कितना है, इसमें प्रतिशत के हिसाब से योगदान कितना है और इसके अंदर वृद्धि कितनी है। ये 3 प्रश्न जो है वह आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि कृषि क्षेत्र जो है इसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। तो योगदान अगेन आपको वापस ध्यान रखना है कि योगदान 2 प्रकार से होगा। एक योगदान होगा स्थिर मूल्य के हिसाब से और एक योगदान होगा आपके प्रचलित मूल्य के हिसाब से। जब हम स्थिर मूल्य के हिसाब से कृषि क्षेत्र का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करते हैं तब वह 2022-23 में आता है 2.09 लाख करोड़ रुपए। कितना आता है, 2.09 लाख करोड़ रुपए। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा आएगा प्रचलित मूल्य के हिसाब से कृषि क्षेत्र का योगदान कितना होगा। तो हमेशा स्थिर से ज्यादा होता है प्रचलित। अगर स्थिर 2.09 है तो प्रचलित कितना होगा, 3.79 लाख करोड़ रुपए जो है यह हमारा क्या हो जाएगा, प्रचलित जो है वह कीमतों के ऊपर आपके राजस्थान के कृषि का जीएसवीए हो जाएगा। ये हो गए 2 प्रश्न यहां से क्लियर। तीसरा प्रश्न वापस वही आएगा इसमें वृद्धि का, यानी कि स्थिर मूल्य के हिसाब से 2021-22 के अंदर 1.98 लाख करोड़ था आपके जीएसवीए कृषि क्षेत्र का, जो कि 2022-23 में 2.09 हो गया।
यानी कि 1.98 से 2.09 में वृद्धि कितनी हुई है? 5.22% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, यानी कि स्थिर कीमतों के ऊपर कृषि क्षेत्र के जीएसवीए के अंदर कितनी वृद्धि है? 5.22। फिर प्रचलित मूल्य के हिसाब से देखिए 3.33 से जो है वह कितना हो रहा है? 3.79 हो रहा है, यानी कि इसमें भी वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 13.84% की इसमें वृद्धि हो रही है। ये आपके लिए चौथा प्रश्न आ जाता है, यानी कि यहां से 4 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न पूछेगा आपको कि राजस्थान के कृषि क्षेत्र का जीएसवीए में स्थिर मूल्य पर योगदान कितना है? 2.09 लाख करोड़ है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान के कृषि क्षेत्र का जीएसवीए में प्रचलित मूल्य के ऊपर योगदान कितना है? 3.79 लाख करोड़ है। फिर तीसरा प्रश्न आएगा आपके कि स्थिर मूल्य के ऊपर जीएसवीए कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी है? 5.22% है। और चौथा प्रश्न आएगा आपके कि स्थिर मूल्य अपने प्रचलित मूल्य के ऊपर जो है वह कृषि क्षेत्र का जो है वह जीएसवीए में कितनी वृद्धि दर है? तो 13.84% की वृद्धि दर आती है। ये 4 प्रश्न आपको वापस किसमें याद रखने हैं? कृषि के लिए याद रखने हैं। अब कृषि से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दों के ऊपर अपन बात करेंगे। देखिए, इसको यहां पर भी आप समझ सकते हैं चाहे तो। जब हमने बात करी कि भाई स्थिर मूल्य के हिसाब से रुपए के अंदर योगदान कितना है? 2.09 लाख करोड़ है। अगर इसे हम 25% के अंदर निकाल देते हैं तो राजस्थान के अंदर 28.50%, यानी कि राज्य के कुल जो आपका अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों के ऊपर कितना है? 28.50%। और रुपए के हिसाब से कितना है? 2.09 लाख करोड़ है। अगर प्रचलित के हिसाब से रुपए देखें तो 3.79 लाख करोड़ है। और अगर हम रुपए ना देखकर प्रतिशत देखेंगे तब यह 28.29% निकल कर आएगा राज्य की अर्थव्यवस्था में। कितना आएगा? 28.29% यह निकल कर आएगा। देखिए, वापिस यहाँ पर बात कर लेते हैं। स्थिर मूल्य के ऊपर राज्य के अंदर जीएसवीए के अंदर योगदान कितना है कृषि क्षेत्र का? 28.50 है। और प्रचलित मूल्य के हिसाब से कितना है? 28.95% आपके आ जाता है। फिर अगला प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि राज्य के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर जो योगदान है वो योगदान कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्रों का कितना कितना है, या फिर सबसे ज्यादा जो है वो किसका है और उसके बाद में किसका है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि राज्य के अंदर कृषि क्षेत्र के कुछ उप क्षेत्र होते हैं, जैसे कि पशुपालन है, जैसे कि फसलें हैं, जैसे कि वानिकी है, मत्स्य है। ये विभिन्न प्रकार के कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्र होते हैं। तो कृषि एवं उससे संबंधित जो उप क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है? पशुधन का है 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के हिसाब से। और कितना है? 46.41% है। दूसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस उप क्षेत्र का है? तो फसलों का है राजस्थान में, और 46% जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। फिर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा योगदान किस उप क्षेत्र का है? तो वन एवं वानिकी का है 7.20%। तो यहां से आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न यहां से पूछा जाएगा स्थिर मूल्य के ऊपर कितना योगदान है, तो आपको यहां से ये वाला याद रखना है। स्थिर के ऊपर है 28.50, प्रचलित के ऊपर कितना है? 28.95। फिर अगला प्रश्न जो है वह तीसरा प्रश्न इनमें से पूछा जाएगा कि आपके जो है वह उप क्षेत्रों का योगदान किस क्रम के अंदर है? पशुधन सबसे ज्यादा है, फिर फसलें हैं, और उसके बाद में वन एवं वानिकी जो है वह आपके आ जाता है। तो यहाँ से जो है वह आपको मोटा-मोटा देखिए क्या-क्या चीजें याद रखनी है। यहाँ से आपको कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो कृषि क्षेत्र से आपके देखिए कौन-कौन से प्रश्न बनेंगे। कृषि क्षेत्र के अंदर आपको सबसे पहले तो याद रखना है 2.09 लाख करोड़ रुपए। ये करोड़ रुपए ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा राजस्थान का स्थिर कीमतों के ऊपर कृषि क्षेत्र का एक प्रकार से योगदान जो है वह कितने रुपए का है। अगर इसको हम प्रचलित के हिसाब से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? यह 28.50% जो है वह आपके क्या हो जाएगा? स्थिर कीमतों के ऊपर योगदान प्रतिशत के हिसाब से हो जाएगा। और अगला प्रश्न आएगा कि इसके अंदर वृद्धि दर कितनी है, तो वृद्धि दर का अगर प्रश्न आए तो 5.22% की इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि दर हो जाएगी। तो 3 प्रश्न तो यहाँ से ये बन जाएंगे। फिर इसी कृषि क्षेत्र के अंदर यदि प्रचलित कीमतों के हिसाब से पूछे तो रुपए कितने हो जाएंगे? 3.79 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न कि भाई योगदान जो है वो प्रतिशत में कितना है, तब आंसर हो जाएगा 28.95% का। और तीसरा प्रश्न पूछेगा कि इसमें वृद्धि दर कितनी है, तो 13.84% की इसमें क्या हो जाती है? वृद्धि दर हो जाती है। 3 प्रश्न जो है इधर वाले 3 हो जाएंगे आपके प्रचलित के, तो ये तो हो जाएंगे आपके कौन से? स्थिर मूल्य के हिसाब से, ये याद रखना है। और प्रचलित मूल्य के हिसाब से आपको यह याद रखना है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि कृषि के अंदर सबसे बड़ा जो योगदान है ये किसका है? पशुधन का है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो फसल आती है। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो वन एवं वानिकी आती है।
ये उप क्षेत्र हो जाएंगे कृषि के। तो कृषि से जुड़े हुए जो सारे के सारे प्रश्न हैं आंकड़ों वाले, वो आपके इसमें क्लियर हो जाने चाहिए कि इसके अलावा जो है वह आपको कृषि में कोई भी प्रश्न आंकड़ों वाला नहीं पूछा जाएगा। अब इसके बाद में जो है वह हम बात करेंगे किसकी, भूमि उपयोग की, जो कि आपके राजस्थान के अंदर होने वाली जो कृषि गणना है, प्रत्येक 5 वर्ष में कृषि गणना होती है। तो 2010-11 के बाद में 2015-16 के अंदर जो है वो नवीनतम कृषि गणना हुई थी। उस कृषि गणना के हिसाब से जो है वह राजस्थान के अंदर कितने क्या आंकड़े हैं, वो आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो पहली चीज तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि राज्य का टोटल क्षेत्रफल जो है वो 342,239.74 हम याद रखते हैं वर्ग किलोमीटर में, और लाख हेक्टेयर के अंदर 342.99 आप लाख हेक्टेयर में याद रख सकते हो। यहां से जो है वो राज्य के अंदर टोटल जो जमीन है, उस जमीन का यूज जो है वो किस किस में हो रहा है, 2020-21 के अनुसार जो है वह राज्य की टोटल क्षेत्रफल का उपयोग कहां कहां पर हो रहा है, अगला प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो है वह हमारे जमीन का यूज किस में होता है, तो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, जो कि हमारे 52.34% है। आधे से ज्यादा जो क्षेत्र है वह हमारे बोए गए क्षेत्र के रूप में आता है। दूसरे नंबर पर हमारी हिस्सेदारी आती है बंजर भूमि के रूप में, जो कि हमारे 10.87% बंजर भूमि आती है राज्य के टोटल क्षेत्रफल की। और तीसरे नंबर पर हमारे आती है वानिकी, जो कि 8.08% के ऊपर आती है। यानी कि इसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबसे ज्यादा, वो यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य के अंदर जो भूमि है उसका उपयोग कहां कहां पर होता है। तो सबसे ज्यादा होता है शुद्ध बोए गए में। अगर आपको क्षेत्रफल भी याद नहीं हो तो भी आप मोटा मोटा इनको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा है शुद्ध बोया गया, फिर है बंजर भूमि, और उसके बाद में है वानिकी। और इनमें भी प्रतिशत अगर याद रहता है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है कि राजस्थान में वानिकी या आपके जो वन है उसका क्षेत्रफल कितना आता है राज्य के अंदर प्रतिशत के हिसाब से। बंजर भूमि पूछे तो 10.87 है, शुद्ध बोया गया हमारे 52.34। तो एक प्रश्न हो गया भूमि उपयोग से। फिर अगला प्रश्न आपके पूछा जाएगा जोत धारकों से। कृषि के अंदर अगला प्रश्न आएगा प्रचलित जोत धारक राजस्थान के अंदर कितने क्या है। तो जोत धारकों की अगर हम बात करें तो राज्य के अंदर हर 5 वर्ष में कृषि गणना होती है, और नवीनतम जो कृषि गणना है अभी तक की, जो आपके आंकड़े आर्थिक समीक्षा में दिए गए हैं 2015-16 के हिसाब से, उसके अनुसार जो है वह कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है कि राज्य के अंदर टोटल जोतों की संख्या कितनी है। तो 2015-16 के हिसाब से राजस्थान में कुल जोत कितनी है, तो 76.55 लाख जो है वो टोटल जोते हैं। यानी कि इतने लोग हैं 76.55 लाख, जिनके नाम पर जो है वो कोई ना कोई जोत जो है वह डिसाइड कर रखी है सरकार ने। 2010-11 की कृषि गणना से 2015-16 में अगर हम जाते हैं तो 68.88 से 76.55 होता है, जिसके अंदर वृद्धि टोटल कितनी हो रही है, तो 11.14% की हमारे जोतों की संख्या के अंदर वृद्धि हो रही है। वहीं अगर हम बात करें तो जोतों का क्षेत्रफल हमारा कितना है, तो 2015-16 के हिसाब से हमारे जोत का क्षेत्रफल है वो हो रहा है 208.73 लाख हेक्टेयर। यह है हेक्टेयर के अंदर, यह है जोत। तो ये तो है लोग जिनके नाम पर जमीन है, यानी कि जितनी जो आपके एक प्रकार से पट्टे वितरित कर रखे हैं, ऐसे समझ सकते हो। और ये है हेक्टेयर के अंदर जमीन जो हमारे कृषि योग्य है। और यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में टोटल जोत कितनी है, तो वह 208.73 लाख हेक्टेयर है। 2010-11 से 2015-16 में जाते हैं तो 211 लाख हेक्टेयर से 208 लाख हेक्टेयर हो रही है। इसका मतलब हमारे जो है वह जोत के क्षेत्रफल में क्या आई है, कमी आई है। कितनी आई है, -1.24। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि शहरीकरण की वजह से ये हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बंजर भूमि जो आपके कृषि उपजाऊ भूमि थी वो बंजर भूमि बन गई हो। इस प्रकार से जो है वह इसमें हो सकते हैं कुछ कारण। देखिए प्रश्न कौन कौन सा आएगा। पहला प्रश्न आएगा कि राजस्थान में 2015-16 के अनुसार टोटल जोत कितनी है, तो 76.55 लाख जोत हो जाएगी। दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि राज्य में टोटल जोत का क्षेत्रफल कितना है, तो 208.73 लाख हेक्टेयर जो है वह हमारे क्या है, आपके एक प्रकार से क्षेत्रफल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में जोत जो है वह उसका आकार कितना है, टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 208.73 लाख हेक्टेयर। फिर आपके तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे जोतों के अंदर जो संख्या है उनमें वृद्धि कितनी हुई है, तो 11.14% की वृद्धि हुई है। और चौथा प्रश्न अपने को पूछा जाएगा कि हमारे जोत का जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी कमी आई है, तो 211 लाख हेक्टेयर से 208 लाख हेक्टेयर हुई है। यानी कि हमारे 1.24% की कमी आई है क्षेत्रफल के अंदर, एक प्रकार से ये ध्यान रख सकते हैं। तो चार प्रश्न यहाँ से मोटे मोटे हो गए हैं। टोटल कृषि जोत का क्षेत्रफल, यहाँ पर कृषि आपके जोत की संख्या में वृद्धि, और यहाँ पर हो जाएगी क्षेत्रफल के अंदर कमी। अगला प्रश्न आपके लिए आता है, और वह आता है कि राजस्थान के अंदर औसत जोत आकार जो है वह कितना है। ये एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। राजस्थान के अंदर 2010-11 की जब हम बात करते हैं कृषि गणना की, तब हमारे टोटल जो है वह
3.07 हेक्टेयर जो है वह प्रति व्यक्ति जोत था। यानी कि अगर राज्य के कुल जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के अंदर अगर हम किसका भाग देवें, जनसंख्या का भाग देते हैं, तब एक व्यक्ति के नाम कितनी जोत आती है, तो 3.07 हेक्टेयर औसतन आनी चाहिए। लेकिन 2015-16 की जब आपके कृषि गणना हुई तब यह जोत आकार जो है वह 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति हो गया। यानी कि आज की तारीख में अगर हम बात करें नवीनतम आंकड़ों से, तो राज्य के एक व्यक्ति के जो है वह नाम 2.73 हेक्टेयर जमीन हो रही है। इसका मतलब राज्य के अंदर क्या हुई है भाई, जोत आकार में देखिए यहाँ पर दो समस्या हो गई भाई। जोत का जो क्षेत्रफल है वो 211 से कितना हो गया, 208, और प्लस जो है वो 2010-11 से 2015-16 में जनसंख्या भी बढ़ गई, इसलिए जो है वह प्रति व्यक्ति जोत जो आकार था 3.07 वो घटकर 2.73 हो गया है। यानी कि आज की तारीख में राजस्थान के अंदर जो है वह इसमें कमी हुई है औसत जोत आकार के अंदर, और राज्य के अंदर जो है वह औसत जोत आकार कितना है प्रति व्यक्ति, तो 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। दूसरा प्रश्न, कितनी कमी होती है, तो 11.07% की कमी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको पूछा जाएगा महिला जोतों से, इंपोर्टेंट आता है महिला जोत। महिला जोतों के अंदर भी सेम टू सेम यही प्रश्न आएंगे कि टोटल जोतों की संख्या कितनी है महिलाओं की, तो महिलाओं की जोतों की संख्या है 7.75 लाख। ये तो टोटल महिला जोत है। जैसे कि टोटल महिला जोत राजस्थान में है 76.55 लाख, उस 76.55 में से 7.75 कौन है, महिलाएं हैं। और इनमें 2010-11 से 2015-16 में अगर जाते हैं तो 5.46 से 7.75 के हिसाब से इसमें 41.94% की क्या होती है, आपके वृद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर महिला जोतों के अगर क्षेत्रफल की बात करें, भाई राज्य के अंदर टोटल जो है वह आपके जोत का क्षेत्रफल है 208.73 लाख हेक्टेयर, लेकिन इसमें से महिला जोतों का जो है वह कितना है, 16.55 लाख हेक्टेयर जो है यह आपके महिला जोतों का क्षेत्रफल है। ये 2010-11 में 13.30 था, 2015-16 के अंदर 16.55 हो गया। यानी कि इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है 24.44% की। तो यहां से देखिए वापिस कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ये जोतों से प्रश्न है सारे के सारे। भाई कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान की टोटल जोतों की संख्या कितनी है, 76.55 लाख जोत है टोटल। ठीक है, इसमें पिछले साल से वृद्धि कितनी है, 11.14% की। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आएगा कि टोटल जोत का क्षेत्रफल कितना है, 208.73 लाख हेक्टेयर है। पिछली बार से वृद्धि है कि कमी है, तो कमी हुई है, 211 से 208 हुआ है, -1.24 की कमी हुई है। अगला प्रश्न, औसत जोत आकार कितना है, 3.07 से 2.73 हुआ है, यानी कि माइनस हुआ है 11.07 का। ठीक है ना, दो प्रश्न। तीसरा प्रश्न आएगा कि महिलाओं की जो है वह जोत संख्या कितनी है, 7.75 लाख महिलाओं की जोत है इस 76.55 में से। तो वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, 5.46 से 7.75 हुई है, यानी कि महिला जोत के अंदर वृद्धि हुई है। फिर महिला जोतों का क्षेत्रफल कितना है, 16.55 है। इस 208.73 में से महिलाओं का कितना है, 16.55, यानी कि पिछली बार 13.30 था, उससे 16.55 हुआ है, यानी कि क्या हुई है, आपके वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हुई है, आपके 24.44% की वृद्धि हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, ये आपके जोतों से जुड़े हुए प्रश्न आ जाते हैं। फिर अगला प्रश्न आपको पूछा जाएगा कृषि उत्पादन से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपको एक प्रश्न कंफर्म मिलेगा। यानी कि राजस्थान के अंदर एक प्रकार से बात करें तो कृषि उत्पादन कितना है। जैसे देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है और वह आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के हिसाब से कुल खाद्यान्न के अंदर उत्पादन कितना है। खाद्यान्न का मतलब हो जाता है कि जो हम डायरेक्टली खाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, खाने के रूप में मतलब हो गया खाद्यान्न के अंदर, जैसे कि गेहूं है, बाजरा है, जो है, ये सारे के सारे जो है वह हमारे किस में आएंगे, खाद्यान्न में। तो राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 का है 253.99 लाख मेट्रिक टन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह आने वाला। ठीक है, पिछली बार था 231 लाख मेट्रिक टन, इस बार है 253। तो 231 से 253 के अंदर वृद्धि कितनी हुई है, 9.71% की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट यही है। फिर उसके बाद में देखिए, यह खाद्यान्न दो प्रकार का हो सकता है, एक खरीफ का हो सकता है और एक यही खाद्यान्न रबी का भी हो सकता है। तो खरीफ के हिसाब से अगर हम बात करें खाद्यान्न की, तो यह 85 से कितना हो रहा है, 97.98 लाख मेट्रिक टन आपके एक प्रकार से खरीफ का खाद्यान्न हो रहा है, 97.98 लाख मेट्रिक टन, जिसमें 14.17% की वृद्धि है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको इसी पे ही ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में रबी के अंदर 145 लाख मेट्रिक टन से 156.01 लाख मेट्रिक टन हो रहा है, और इसमें जो है वह वृद्धि कितनी हो रही है, 7.08 की हो रही है। यानी कि अगेन ये वाला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है।
तो पहला प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन सा है कि राजस्थान के अंदर टोटल खाद्यान्न उत्पादन कितना है 22-23 का 253.99 लाख मीट्रिक टन। दूसरा प्रश्न आएगा कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कितनी है, तो 9.71% की वृद्धि है। तीसरा प्रश्न आएगा कि खरीफ खाद्यान्न कितना है, 97.98 लाख मीट्रिक टन है। चौथा प्रश्न आएगा कि रबी का खाद्यान्न कितना है, 156.01 लाख मीट्रिक टन आ जाता है। फिर उसके बाद में अगले दो और प्रश्न आपके लिए आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। 2022-23 के लिए राजस्थान में कुल दलहन का उत्पादन कितना है और 2022-23 के लिए राजस्थान में कुल तिलहन का उत्पादन कितना है। तो दलहन राजस्थान में कितना है और तिलहन कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के अंदर दालों का उत्पादन 47.42 लाख मीट्रिक टन होता है, पहला प्रश्न। और अगला प्रश्न, राजस्थान में 99.78 लाख मीट्रिक टन जो है वह तिलहन का उत्पादन होता है। भाई दालें हम जानते हैं जिनका हम प्रयोग एक प्रकार से दाल के रूप में करते हैं, और तिलहन जिससे हम तेल निकाल सकते हैं, वो सारे के सारे तिलहन है। तो इस चार के बाद में पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा बनता है आपके, वो बनता है कुल दालों का उत्पादन, और छठा प्रश्न बनता है कुल तिलहन का उत्पादन। तो राजस्थान के अंदर उत्पादन से, फसलों के उत्पादन से लेकर टोटल 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न आएगा कि टोटल खाद्यान्न उत्पादन 253.99 लाख मीट्रिक टन। दूसरा प्रश्न, वृद्धि कितनी है, 9.71% की। तीसरा प्रश्न आएगा खरीफ का खाद्यान्न उत्पादन 97.98 लाख मीट्रिक टन। चौथा प्रश्न, रबी का खाद्यान्न का उत्पादन 156.01 लाख मीट्रिक टन। पांचवा प्रश्न, कुल दालों का उत्पादन कितना है, तो दालें हैं 47.42 लाख मीट्रिक टन, जो कि कम है तिलहन से, और तिलहन का उत्पादन है हमारे टोटल 99.78 लाख मीट्रिक टन। ये 6 प्रश्न आपके बनने लायक है एग्जाम में डायरेक्टली। फिर अगला एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनता है, और वह बनता है कि राजस्थान कौन कौन सी फसलों के अंदर भारत में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि राज्य का प्रथम स्थान जो है वो कौन कौन सी फसलों में है, राजस्थान का जो है वह दूसरा स्थान कौन कौन सी फसलों में है, और राजस्थान का तीसरा स्थान कौन कौन सी फसलों में है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बनेगा, यानी कि राजस्थान जो है वो इन फसलों के मामले में पहले नंबर पर है। कौन कौन से है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन कहां पर होता है, राजस्थान में होता है, बाजरा आ जाएगा सबसे पहले नंबर पर। दूसरा आएगा आपके सरसों का उत्पादन, तीसरा आएगा अपने तिलहन का उत्पादन, चौथा आएगा आपके गंवार का उत्पादन, और पांचवा आएगा पोषक अनाज का उत्पादन। यानी कि 5 ऐसी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान क्या है, पहले नंबर पर है। बाजरा है उसके अंदर गंवार है, उसके अंदर उसमें ऑल ओवर तिलहन भी है, और सरसों भी एक प्रकार का तिलहन होता है, तो सरसों में भी पहले नंबर पर है। और पांचवी हो जाएगा पोषक अनाज के रूप में। फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान 2 फसलों के मामले में दूसरे नंबर पर है, और 2 फसलें कौन कौन सी है, एक तो है दलहन और एक है आपके मूंगफली। ये दलहन के अंदर पहले पिछली आर्थिक समीक्षा में पहले नंबर पर था, लेकिन इस बार दलहन के अंदर और मूंगफली के अंदर कितने पर है, आपके दूसरे नंबर पर है। और तृतीय स्थान पर है राजस्थान 3 के अंदर, कौन कौन सा है, चना है, जवार है और सोयाबीन है। तो देखिए इसमें आप याद रख सकते हो, दूसरे नंबर पर 2 फसलें हैं, तीसरे नंबर पर 3 फसलें हैं। तीसरे नंबर पर 3 फसलों के अंदर चना, जवार, सोयाबीन है। दूसरे नंबर पर 2 फसलों के अंदर दलहन और मूंगफली है। पहले नंबर पर 5 फसलें हैं, जिसमें बाजरा है, जिसमें सरसों है, जिसमें तिलहन है, जिसमें पोषक अनाज है और जिसमें गंवार है। ये 5 फसलें आपकी आ जाती है इसके अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके इसमें से बनने वाला है, उत्पादन से तो बनेगा ही। अगला जो है हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, जहां पर आर्थिक समीक्षा के अंदर इस बार एक चीज लिखी गई है, और इस चीज से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या लिखा गया है कि राजस्थान में 2002-03 से लेकर 2006-07 तक जितना भी उत्पादन हुआ था इन फसलों का, दाल हो, चाहे अनाज हो, चाहे तिलहन हो, चाहे कपास हो, तो 2002-03 से 2006-07 तक जो उत्पादन हुआ था, उस औसत उत्पादकता के अंदर वर्ष 2021-22 के अंदर कितनी वृद्धि हुई। भाई 2002-03 से 2006-07 तक मान लीजिए कोई भी एक्स उत्पादन हुआ है, उस एक्स उत्पादन के अंदर हम 2021-22 के हिसाब से देखें तो कितने प्रतिशत की जो है वह वृद्धि हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वह कपास की होती है, और कितनी होती है, 95.10% होती है। 95.10% जो है वह वृद्धि है कपास में। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वृद्धि होती है अनाज के अंदर। अनाज में कितनी है, 62.21% की है। कितनी है, 62.21% की जो है वह अनाज में वृद्धि है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वृद्धि होती है दालों के अंदर, 54.30% की, 54.30% की जो है वह वृद्धि होती है दालों में। और चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा वृद्धि है तिलहन के अंदर, जो कि 36.65% की है आपके
तिलहन के अंदर। तो ये यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इस बार संभावना है कि औसत उत्पादकता के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि 21-22 में किसमें हुई है? कपास में हुई है 95.10% की। वहीं दूसरे नंबर पर आपके अनाज में है 62.21 की, तीसरे नंबर पर है दाल 54.30 और चौथे नंबर पर है तिलहन 36.65% के हिसाब से। ये औसत उत्पादकता भी आपको पूछी जा सकती है। अगला आर्थिक समीक्षा के अंदर कृषि से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे में लिखा गया है भूजल। भूजल से भी आपको एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ये आपको राजस्थान ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। भूजल का मतलब होता है कि राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक राजस्थान के अंदर प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर जो है वह अलग अलग जो है वह भूजल के यानी कि ग्राउंड वाटर के क्या बना रखे हैं? ब्लॉक बना रखे हैं, खंड बना रखे हैं, जिसको अपन ब्लॉक भी कह देते हैं, जिसको अपन खंड भी बोल देते हैं, या फिर जिसको जोन भी बोला जाता है। तो तीन चीज आती है, ब्लॉक, खंड या फिर जोन। तो ब्लॉक या फिर खंड या फिर जोन, इसके आधार पर जो है वह राजस्थान की पंचायत समितियों को बांटा जाता है। और 5 प्रकार के आपके खंड, ब्लॉक या फिर जोन जो है यह बांटे जाते हैं, जिसमें एक आता है आपके सुरक्षित प्रकार का, यानी कि ऐसे खंड या ब्लॉक जिसमें जो है वह एक प्रकार से भूमिगत जल जो है वह एकदम सुरक्षित है। दूसरे आते हैं आपके क्रांतिक प्रकार के, क्रांतिक जिसको हम संक्रांतिक भी बोल देते हैं। तीसरे आते हैं आपके अर्ध क्रांतिक प्रकार के, अर्ध क्रांतिक प्रकार के, अर्ध क्रांतिक या फिर एक प्रकार से अगर हम कहें तो अर्ध संक्रांतिक रूप में भी यह जाने जाते हैं। चौथे आते हैं आपके डार्क जोन, डार्क जोन या फिर जिसको हम एक प्रकार से अति दोहित क्षेत्र भी कहते हैं, सबसे डेंजर यही है। और पांचवे आते हैं आपके लवणीय। तो 5 टाइप के जो है वह राजस्थान के जोन होते हैं और राजस्थान को खंड, ब्लॉक या फिर जोन में बांटा जाता है। अगर हम बात करें तो ये देखिए ये 5 श्रेणियां हैं वो आपको याद रखनी है। राजस्थान के अंदर सुरक्षित प्रकार के जो है वह आपके 2021-22 के अपने को याद नहीं रखना है, अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है किसके ऊपर? 22 पर। 2022 के अनुसार सुरक्षित जोन कितने हैं? 38 जो है वह टोटल सुरक्षित जोन है। अर्ध विषम, देखो इस अर्ध विषम को भी हम जो है वह अर्ध क्रांतिक भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अर्ध क्रांतिक बोल लो या फिर अर्ध विषम बोल दो या फिर अर्ध संक्रांतिक भी बोल लो। तो अर्ध विषम प्रकार के टोटल कितने हैं? तो 20 ब्लॉक जो है यह आपके अर्ध विषम है। विषम या फिर संक्रांतिक प्रकार के कितने हैं? तो 22 है। अति दोहित या फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं? तो इसी को ही हम डार्क जोन भी कहते हैं और यह टोटल कितने हैं? 219 है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वह यही पूछा जाता है कि राजस्थान में टोटल डार्क जोन कितने हैं? तो 219 जो है वह हमारे डार्क जोन है। और लवणीय जोन, जिस जोन का पानी जो है वह खारा है उसको लवणीय जोन कहते हैं। तो ऐसे राजस्थान के अंदर टोटल ब्लॉक कितने हो गए? तो 302 ब्लॉक जो है यह राजस्थान के अंदर टोटल है। तो दो प्रश्न इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान को कितने भूजल ब्लॉक में बांटा गया है 2022 के अनुसार? तो 302 ब्लॉक है। दूसरा प्रश्न आएगा कि राजस्थान में टोटल डार्क जोन या फिर अति दोहित जोन कितने हैं 22-23 के अनुसार? तो 209 है। लवणीय जोन कितने हैं? 3 है। और आर्थिक समीक्षा में लिखा गया है कि इन 302 में से 7 जोन ऐसे हैं जो हमारे कैसे हैं? शहरी प्रकार के, यानी कि 7 ब्लॉक कैसे हैं? शहरी प्रकार के। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके लिए बन सकता है। ठीक है, अब इसमें से एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो डार्क जोन 219 है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो है वह एक प्रकार से बात करें तो 78% के ऊपर फैल रखा है। कितने पर है? 78% के ऊपर आपके फैल रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि राजस्थान के अंदर डार्क जोन का एरिया कितना है? तो 78% हो जाएगा। ये रिपोर्ट जो है वो 28 सितंबर 2022 को जारी की गई। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न बन सकता है, पहला डार्क जोन 78% पर फैला हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि टोटल जोन कितने हैं। तीसरा प्रश्न है डार्क जोन कितने हैं। चौथा आ जाएगा लवणीय जोन कितने हैं। और पांचवा आ सकता है शहरी क्षेत्र के जोन कितने हैं। ये आपके यहाँ पर कुछ प्रश्न आ जाते हैं। फिर देखिए कृषि क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा और आता है जिसका नाम है पशुपालन। पशुपालन के लिए आर्थिक समीक्षा के अंदर पशु गणना 2019 का जिक्र किया गया है। ये वैसे आप जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। आपको इसमें याद रखना है जैसे कि कुल पशुधन कितने हैं हमारे? 568.01 लाख जो है वो टोटल पशु है 2019 की गणना के अनुसार। उसमें मुर्गे या फिर कुक्कट कितने हैं? 146.23 लाख है। और देश के टोटल पशुधन का राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो 10.60% राजस्थान के अंदर है। ठीक है ना। तो इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न एक तो आ सकता है कि टोटल पशुधन कितना है? 568.01 लाख है। राजस्थान के अंदर भारत के कुल पशुधन का कितना है? 10.60% है। अगला प्रश्न 2020-21 के अनुसार राज्य का योगदान जो है वो विभिन्न फसलों अपने इसके अंदर गोवंश के अंदर या फिर विभिन्न जो पशुधन है उसमें कितना कितना है? भाई गोवंश में है 7.24%, भैंस वंश हमारे पास में है 12.47%,
इसी प्रकार से बकरियों का वंश जो है वह हमारे पास में 14%, भेड़ का वंश है हमारे पास में 10.64, ऊंट का है हमारे पास में 84.43, दूध हमारे यहाँ पर देखो आर्थिक समीक्षा के अनुसार हम जो है वह दूध का उत्पादन करते हैं 14.63%, जो कि अब 15% हो चुका है। करंट अफेयर्स में यह 15% हो चुका है और राजस्थान जो है वह दूध के उत्पादन के अंदर भारत के अंदर प्रथम स्थान पर है। और इसी प्रकार से ऊन का उत्पादन जो है यह आर्थिक समीक्षा में 42.45% है, और लेकिन आपके करंट अफेयर्स के अंदर यह जो है वो 45% हो चुका है, और ऊन के मामले में भी राजस्थान जो है वो भारत में क्या है, प्रथम स्थान पर है। तो यह यहाँ से कुछ इनके योगदान का प्रश्न आ सकता है। टोटल पशुधन कितना है, 568.01 लाख जो है वह टोटल पशु है। भारत के कुल पशु का जो है वह 10.60% जो है वह आपके कहां पर है, राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके वानिकी से पूछा जा सकता है। देखिए वानिकी में आपके जो है वो नवीनतम जो आपके वन रिपोर्ट है उसका जिक्र कर रखा है। राजस्थान में टोटल वन कितने हैं, 32,864.62 जो है वह आपके क्या है, वर्ग किलोमीटर टोटल वन है। पहला प्रश्न यही आएगा। राजस्थान के अंदर भारत के कुल वन का कितना प्रतिशत है, तो 9.60% आता है। ठीक है ना, राज्य का टोटल जो है वह एरिया के हिसाब से है 9.60%। फिर आता है राजस्थान में वन आच्छादित क्षेत्र कितना है और वन क्षेत्र के अंदर वृद्धि कितनी है। तो वन आच्छादित है हमारे 4.87%, और टोटल अगर हम बात करें तो वनों में वृद्धि पिछली वाली एक प्रकार से वन रिपोर्ट से कितनी वृद्धि हुई है, तो 25.45% की हमारे वृद्धि हुई है। तो पहला प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि टोटल एरिया कितना है, 32,864 है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.60% है। राजस्थान में वन आच्छादन कितना है, तो वह हमारे 4.87% है। और चौथा प्रश्न आता है राजस्थान में वन क्षेत्र के अंदर कितनी वृद्धि है, तो 25.45 वर्ग किलोमीटर की हमारे क्या आती है, वृद्धि आती है। ये आपके वानिकी से जुड़ा हुआ जो है वह मुद्दा आता है। कृषि क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों के अंदर लास्ट चीज आएगी, राजस्थान के अंदर संरक्षण की स्थिति भी हमारे दे रखी है आर्थिक समीक्षा में, कि राजस्थान में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। आर्थिक समीक्षा के समय राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र या फिर कंजर्वेशन रिजर्व जो है वह 18 हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वह राजस्थान में 27 संरक्षित क्षेत्र हो गए हैं। और राजस्थान का नवीनतम जो है वह संरक्षित क्षेत्र बांज आमली है, जो कि कहां पर स्थित है, आपके 12 जिले के अंदर है, जो कि नवीनतम घोषित किया गया है 27वां। तो अब 27 हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, ये हमारे कितने बता रखे हैं, 4 बता रखे हैं भाई। 3 जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान के रूप में रणथंबोर है, केवलादेव है, और आपके एक मुकुंदरा हिल्स आ जाता है। और बायोलॉजिकल पार्क 4 है, जिसमें सज्जनगढ़ है, जिसमें माचिया सफारी है, जिसमें कुंभलगढ़ आ जाता है, और उसी के अंदर जो है वह एक अभेड़ा कोटा का आ जाता है। 5वां जो है वो मरुधरा आपकी क्या हो रखा है, प्रस्तावित हो रखा है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, आर्थिक समीक्षा में लिखा गया है कि लव कुश जो वाटिका आपके प्रस्तावित कर रखी है, वह लव कुश वाटिका किस स्तर पर खोली जाएगी, तो प्रत्येक जिला स्तर के ऊपर 2 जो है वो क्या खोली जाएगी, लव कुश वाटिका खोली जाएगी। ये आपको याद रखना है, जिला स्तर पर 2-2 लव कुश वाटिकाएं बनाई जाएगी। ये हमारे हो जाती है संरक्षण की स्थिति। उसके बाद में अगली चीज आती है आपके पर्यावरण विभाग। देखिए पर्यावरण विभाग के प्रमुख दिवस का उल्लेख कर रखा है अपने आर्थिक समीक्षा के अंदर। ये दिवस में से ही आपको प्रश्न पूछा जाता है, ज्यादा संभावना यही रहती है कि आपको जो है वो प्रश्न कहां से पूछा जाए, इनमें से पूछा जाए, जो आपके किस में उल्लेखित है एक प्रकार से आर्थिक समीक्षा में। देखिए सबसे पहला आता है विश्व पृथ्वी दिवस, ये आपको पूछा जा सकता है। तो कब आता है, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस आता है। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न आएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब आता है, 5 जून के दिन जो है वह विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आता है। फिर तीसरा प्रश्न आएगा कि ओजोन जो है उसके परत के संरक्षण के लिए दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। तो 3 जो है वह दिवस का उल्लेख कर रखा है आर्थिक समीक्षा में, तीनों ध्यान रखना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल का है, इसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण 5 जून का है, और ओजोन का जो है वह आपके 16 सितंबर का आ जाता है। ये प्रश्न आपको क्या कर सकते हैं, इसमें पूछे जा सकते हैं। अब लास्ट हिस्सा आता है आपके चैप्टर का, वह आता है सहकारिता कोऑपरेटिव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जब हम अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋणों की बात करते हैं, तो राजस्थान में त्रिस्तरीय जो है वह एक प्रकार से सहकारी ऋण व्यवस्था है।
और उस त्रिस्तरीय के अंदर जो है वह सबसे नीचे एक संस्था होती है जिसको अपन बोलते हैं पेक्स नाम से वो संस्था जानी जाती है। दूसरी संस्था होती है सीसीबी। सीसीबी को बोला जाता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और यह प्रत्येक जिला स्तर के ऊपर होती है एक संस्था जिसको बोलते हैं सीसीबी, और उसके ऊपर होती है एक संस्था जिसको बोलते हैं अपेक्स। तो राजस्थान के अंदर 29 जिला मुख्यालय के ऊपर क्या स्थित हो रखी है आपके सीसीबी या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वह राजस्थान में टोटल कितनी है, 29 है। ये यहां से ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में जो डेयरी विकास है वह भी त्रिस्तरीय है। सबसे ऊपर संस्था होती है आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। उस आरसीडीएफ के नीचे एक संस्था आती है जिला स्तर पर जिसको बोला जाता है जिला दुग्ध उत्पादक संघ, और यह राजस्थान में टोटल कितने हैं, तो 24 राजस्थान के अंदर जिला उत्पादक संघ है। और इसके नीचे होती है प्राथमिक सहकारी समितियां जो राजस्थान में लगभग 17,000 है। तो यहां से आपको एक तो ऋण व्यवस्था वाला सीसीबी याद रखना है, टोटल 29 सीसीबी है हमारे, और जिला दुग्ध उत्पादक संघ हमारे टोटल कितने हैं, 24 है। उसके बाद में उपभोक्ता थोक भंडार जो है यह हमारे टोटल 38 है। ये अगर पूछा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो आपके दीर्घकालीन कृषि ऋण है उनको लेने के लिए द्विस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें राजस्थान के प्रत्येक जिला स्तर पर जो है वह प्राथमिक भूमि विकास बैंक होती है, और यह राजस्थान में टोटल 36 जो है वह भूमि विकास बैंक प्रत्येक जिला मुख्यालय के ऊपर स्थित है। 2-3 जिले ऐसे जहां पर 2-2 है, जैसे अजमेर है, गंगानगर है, जयपुर है, वहां पर 2-2 है, बाकी आपको 36 इनकी टोटल संख्या है, ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के लिए, अर्बन के लिए कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान में कितने हैं, 37 है। और दुग्ध सहकारी समितियां जो इस जिला स्तर के नीचे होती है आपके जिला दुग्ध सहकारी समितियां, वह टोटल 17,463 है राजस्थान के अंदर। तो देखिए इनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वह आपके लिए पहला प्रश्न आएगा कि सीसीबी राजस्थान में टोटल कितनी है, तो 29 सीसीबी है राजस्थान में, एक प्रकार से कह सकते हैं इसको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। दूसरा आता है राजस्थान में टोटल जिला दुग्ध उत्पादक संघ कितने हैं, तो जिला स्तर पर 24 जिला दुग्ध उत्पादक संघ आते हैं दूसरे नंबर पर। तीसरा आता है राजस्थान के जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने हैं, तो 3 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। ये सॉरी 36 जो है वह आपके प्राथमिक भूमि विकास बैंक है, जो आपके तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपभोक्ता थोक भंडार पूछे तो 38 ध्यान रखना है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पूछे तो आपको 37 ध्यान रखना है, और इस जिला स्तर के नीचे जो है वह प्राथमिक जिला दुग्ध सहकारी समितियां पूछे तो 17,000 ध्यान रखना है। बाकी ये 3 प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको इस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो यहां तक जो है वह आपके क्या हो जाता है, एक प्रकार से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें हैं वह आपके हो जाती है। अब यहां से हम जो है वह तीसरा चैप्टर जो है वह शुरू करेंगे, और चैप्टर का नाम क्या है, औद्योगिक विकास। चैप्टर का नाम क्या है, एक प्रकार से औद्योगिक विकास। राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो इससे भी जुड़े हुए वही मुद्दे आपके आने वाले हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का जो है वह जीएसवीए के अंदर कितना योगदान है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड के अंदर जो है वह स्थिर कीमतों पर कितना है और प्रचलित कीमतों पर कितना है, प्रतिशत के हिसाब से कितना है, और वृद्धि दर जो है वह इनकी कितनी है। तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पहला आएगा उद्योग क्षेत्र जो है इसका अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान कितना क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की, कि प्रचलित मूल्य के हिसाब से जो है वो कैसे है और स्थिर मूल्य के हिसाब से कितना है। तो राजस्थान का स्थिर मूल्य पहले देख लीजिए, स्थिर मूल्य के ऊपर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वह 2.03 लाख करोड़ रुपए है। 2.03 लाख करोड़ रुपए है स्थिर के ऊपर। प्रचलित के ऊपर यही कितना हो जाता है, 3.58 लाख करोड़ हो जाता है। कितना हो जाता है, 3.58 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि भाई स्थिर मूल्य के ऊपर 2021-22 में जहां 1.91 था, वही 2022-23 के अंदर 2.03 हो जाता है, जिसमें वृद्धि कितनी देखी गई है, 6.32% की वृद्धि देखी गई है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रचलित के ऊपर 3.11 से 3.58 हुआ है, यानी कि वृद्धि कितनी हुई है आपके, तो 15.02% की जो है वह क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है यहाँ पर। तो राजस्थान के अंदर अगर हम बात करना चाहे कि राजस्थान के अंदर टोटल जो है वह औद्योगिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान स्थिर कीमतों पर कितना है, तो वह 2.03 हो जाएगा। प्रचलित के ऊपर कितना है, 3.58 हो जाएगा। स्थिर के ऊपर वृद्धि कितनी है, 6.32 हो जाएगी। प्रचलित के ऊपर वृद्धि कितनी है, 15.02% आपके वृद्धि हो जाएगी। तो यहां से अगेन आपके 4 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न जो है वह स्थिर मूल्य पर कितना है, दूसरा प्रचलित मूल्य पर कितना है, तीसरा स्थिर मूल्य के ऊपर जो है वह वृद्धि दर कितनी है, और चौथा प्रश्न प्रचलित मूल्य के ऊपर वृद्धि दर कितनी है। अब हम बात करते हैं, देखिए जैसे हमने कृषि क्षेत्र में भी बात करी थी कि योगदान जो है वो कितना कितना है, वो भी आपको ध्यान रखना है।
तो स्थिर कीमतों के ऊपर जब हम योगदान की बात करेंगे तो स्थिर कीमतों के ऊपर जो है यह योगदान कितना आता है 27 पॉइंट आपके 71 सॉरी 27 पॉइंट जो है वह 76% का आपके क्या आता है एक प्रकार से योगदान आता है प्रतिशत के हिसाब से। और प्रचलित मूल्य के ऊपर यही कितना हो जाता है 27.31% जो है यह योगदान हो जाता है। तो GSVA यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड के अंदर प्रतिशत के हिसाब से जो है वह स्थिर के ऊपर आपके औद्योगिक क्षेत्र की एक प्रकार से योगदान है 27.76 और प्रचलित के अंदर है 27.31। ये आपके वापस यहाँ से दो प्रश्न जो है वह बन सकते हैं। जैसे हमने किसमें पढ़ा था, कृषि क्षेत्र में पढ़ा था कि कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान कितना कितना है, वैसे ही हम औद्योगिक क्षेत्र में भी अगर देखें तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वह विनिर्माण का क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र में, जो कि 41.26% हिस्सा रखता है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा क्षेत्र आता है निर्माण क्षेत्र का, जो कि 32.76% का आता है। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा क्षेत्र आता है विद्युत गैस या फिर जलापूर्ति का, जो कि 13.38% के हिसाब से आता है। यानी कि अगर हम बात करना चाहें किसकी, उद्योग क्षेत्र की, अगर हम बात करें किसकी, उद्योग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तीन प्रश्न आपको उद्योग क्षेत्र में स्थिर से पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या आएगा आपके उद्योग से, औद्योगिक क्षेत्र जो है इसकी स्थिर कीमतों के ऊपर मूल्य जो है वह कितना है, तो 2.03 लाख करोड़, 2.03 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे आपके किसके, स्थिर मूल्य के हिसाब से। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि स्थिर मूल्य का जो है यह आपके योगदान है कितना प्रतिशत के हिसाब से। अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो आपके 27.76% जो है यह आपके प्रतिशत के हिसाब से योगदान आ जाएगा। ठीक है, ये आपके हो जाएगा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आएगा कि स्थिर मूल्य के हिसाब से जो है वह आपकी वृद्धि जो है वह कितनी है, तो 6.32% की क्या है आपके स्थिर मूल्य के हिसाब से वृद्धि है। फिर दूसरा प्रश्न इधर आएगा कि भाई प्रचलित के हिसाब से जो है वह आपके औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है रुपए में, तो 3.58 लाख करोड़ रुपए, ये क्या हो जाएगा आपके एक प्रकार से प्रचलित के ऊपर जो है वह योगदान आ जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि भाई प्रचलित के हिसाब से जो है यह योगदान प्रतिशत में कितना है, तब आंसर हो जाएगा 27.31% जो है यह प्रचलित के हिसाब से योगदान हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपको जो है वह पूछा जाएगा कि इसके अंदर वृद्धि दर कितनी है, तो 15.02% की इसमें क्या आती है, वृद्धि दर आती है। इधर है 6.32% की जो है वह आपके वृद्धि दर हो जाती है। फिर हमने देखना है कि इसके अंदर जो है वह सबसे बड़ा उपक्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा आता है विनिर्माण का औद्योगिक क्षेत्र में। दूसरा आपके पूछा जाएगा कि दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो निर्माण क्षेत्र होता है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो तीसरे नंबर पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्र है, जैसे कि आपके विद्युत है, गैस है और जलापूर्ति है। तो ये आपके तीनों के तीनों इसमें आ जाएंगे। तो विद्युत है, गैस है और आपके जलापूर्ति है, ये आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि राजस्थान के अंदर औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, जैसे कृषि क्षेत्र की बात करें वैसे औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, तो राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर स्थिर मूल्य के हिसाब से अगर देखें तो रुपए के अंदर योगदान है 2.03 लाख करोड़ रुपए। योगदान जो है वो प्रतिशत में है आपके 27.76% और वृद्धि दर है स्थिर के अंदर 6.32 की। वहीं अगर हम बात करें प्रचलित के हिसाब से, तो प्रचलित के हिसाब से जो है वह रुपए के अंदर योगदान कितना है, तो 3.58 लाख करोड़ रुपए है, जो कि प्रतिशत के अंदर 27.31% हो जाता है। और वृद्धि दर जो है वह 15.02% की आपके क्या आती है, वृद्धि आती है औद्योगिक क्षेत्र में। ये आपके उद्योग से जुड़े हुए जो है वह प्रमुख मुद्दे आपके आ जाते हैं। अब उद्योग के अंदर जो है वह अगली चीज आती है आपके, वह आती है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है निर्यात से। देखिए राजस्थान के अंदर आपको निर्यात का प्रश्न जो है वह कंफर्म है कि पूछा जाए। और 2021-22 के हिसाब से राजस्थान के अंदर जो है वह किसका निर्यात जो है वह कितना है, यह प्रश्न आपको जो है वो पूछा जाने की संभावना ज्यादा है। तो राजस्थान से 2021-22 के लिए सर्वाधिक जो निर्यात होता है वह होता है इंजीनियरिंग वस्तुओं का, जिसको अपन अभियांत्रिकी सामग्री भी बोल सकते हैं। और यह निर्यात होता है 16.62% का। भाई सरकार ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने जो है वह, या राजस्थान ने जो है वो टोटल 71,000 करोड़ रुपए का क्या किया है, निर्यात किया है 2021-22 में। और उसमें सबसे ज्यादा जो है वह योगदान किसका है, वह 16.62% का योगदान है आपके इंजीनियरिंग वस्तुओं का। दूसरे नंबर पर आपके आता है, वह आता है कपड़ा। कपड़े की बात करें तो 12.85% जो है वह दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आपके योगदान आता है कपड़े का। तीसरे नंबर पर जो है वह कौन सा आता है, आपके धातु आती है। और 11.44% जो है वह योगदान किसका है, धातुओं का।
और चौथे नंबर पर आती है आपके हस्तशिल्प वस्तुएं और 10.88% जो है वह हस्तशिल्प आती है। पांचवें नंबर पर आते हैं रासायनिक एवं उससे संबंधित मुद्दे, तो 9.72% जो है वह इसका योगदान आता है। इसके नीचे छठे नंबर पर जो है वह आपके राजस्थान के अंदर जो रत्न आभूषण होते हैं वह आते हैं आपके छठे नंबर के ऊपर। यानी कि आपको जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपोर्टेंट संभावना रहती है कि इनमें से ही पूछ लिया जाता है, पांच में से। और इन पांच में से जो है वह आपको प्रश्न एक प्रकार से कंफर्म है कि पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। 2021-22 में सबसे ज्यादा निर्यात, देखो प्रतिशत अगर याद नहीं हो तो चल जाएगा, आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है वह इंजीनियरिंग है, उसके बाद में कपड़ा है, उसके बाद में धातु है, उसके बाद में हस्तशिल्प है, उसके बाद में रासायनिक है और उसके बाद में रत्न आभूषण है। ठीक है ना, ये आपके एक प्रकार से राजस्थान के अंदर निर्यात से जुड़े हुए जो है वो कृषि क्षेत्र से ही, अपने उद्योग क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा है निर्यात, और निर्यात के अंदर हमने इसकी बात कर दी। अब उसके बाद में इस बार जो है वह राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अंदर पहली बार जो है वह दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और इस बार आरएस प्री के अंदर इसमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% है कि राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है वह तय किया गया है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पहली चीज तो उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिले में अगर एक निर्यात अगर फिक्स कर दिया जाएगा कि इस वस्तु का हम निर्यात को जो है वह प्रोत्साहित करेंगे, तो राजस्थान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो है वह उस वस्तु को विशेष एक पहचान मिल सकती है। साथ साथ में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वह उसके उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और उस वस्तु के निर्यात से जो है वह ऑल ओवर राजस्थान के निर्यात को भी फायदा मिलेगा। तो यह इसका उद्देश्य रखा गया है। राजस्थान के 33 के 33 जिले जो हैं उनके लिए वन डिस्ट्रिक्ट का जो है वह वन प्रोडक्ट फिक्स कर रखा है। ये प्रोडक्ट तय कौन करेगा, तो प्रत्येक जिला स्तर के ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता के अंदर, जिसको कहा जाता है आपके जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति, जो किसकी अध्यक्षता में रहेगी, कलेक्टर की अध्यक्षता में। इनके द्वारा ही जो है यह तय किया जाता है कि कौन से जिले के लिए जो है वह कौन सी एक प्रकार से आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रहने वाला है इसके अंतर्गत। तो यहां से अगर हम बात करें तो राजस्थान के ये 33 जिले हैं जिनके लिए एक प्रकार से 33 जो है वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तय कर रखे हैं। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लोग जो है वो कोशिश करना कि राजस्थान के अंदर जो ये आपके डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वस्तु सबसे ज्यादा उत्पादित होती हो। जैसे अगर नागौर का अगर नाम आएगा तो मकराने के मार्बल का नाम आएगा, यानी कि नागौर के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मार्बल और ग्रेनाइट हो सकता है। जैसे अजमेर की बात आएगी तो किशनगढ़ के अंदर मार्बल मंडी आती है जहां पर ग्रेनाइट या फिर मार्बल हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि जालोर की हम बात करेंगे तो जालोर के अंदर जो है वह आपके ईसबगोल का नाम आता है, तो वहां पर ईसबगोल हो सकता है। अगर हम श्री गंगानगर की बात करेंगे या फिर हनुमानगढ़ की बात करेंगे तो वहां पर एक प्रकार से गंवारगम जो होता है उसके जो है वह एक प्रकार से बात आ सकती है। पाली की अगर बात करें तो पाली के अंदर सोजत जो है वह मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पाली के लिए क्या हो सकती है, मेहंदी हो सकती है। ठीक है ना, ये विशेष प्रकार के। जब हम सवाई माधोपुर की बात करेंगे तो आपके टूरिज्म जो है वह आता है, तो टूरिज्म जो है यानी कि सेवा क्षेत्र टूरिज्म जो है वो सवाई माधोपुर के लिए तय हो सकता है। ये सारे के सारे जो है वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है जो कि आपके सरकार के द्वारा तय किए गए हैं, और इनमें से आपको जो है वो प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। जो आपको एक प्रकार से ध्यान रखना है कि कौन कौन से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगली चीज हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर खनन क्षेत्र। खनन क्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। जो खनिज वाला टॉपिक है उसमें एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि राजस्थान में खनन स्थिति क्या है वर्तमान के अंदर। जैसे कि राजस्थान के अंदर ऑल ओवर अगर हम बात करें तो खनिजों का भंडार कितना है, पहला प्रश्न यही आ सकता है। तो राजस्थान में कुल 81 प्रकार के भंडार जो है वो मिलते हैं, 81 प्रकार के खनिजों का भंडार मिलता है। उन 81 में से सरकार के द्वारा 58 प्रकार के खनिजों को निकाला जा रहा है, यानी कि टोटल भंडार कितने हैं, 81 खनिजों का। और उनमें से कितने खनिज का खनन हो रहा है, तो आपके 58 प्रकार का जो है वह खनन हो रहा है। कितने ऐसे खनिज है जो एकमात्र है, तो राजस्थान जो है वह 4 खनिजों के मामले में एकमात्र है उत्पादक में, जिसमें आता है वो जिले से एकमात्र, यानी कि वोल्स्टेनाइट आता है, जस्ता या फिर जिसको अपन जिंक कहते हैं यह आता है, सीसा या फिर जिसको अपन लेड कहते हैं यह आता है, और सेलेनाइट आता है। यानी कि 4 ऐसे खनिज है जिसके मामले में राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। वोल्स्टेनाइट है, जिंक है, लेड है और सेलेनाइट है। इसके अलावा राजस्थान लगभग जो है वह पूरा उत्पादक के रूप में, यानी कि लगभग राजस्थान 100% उत्पादन करता है। एकमात्र शब्द का मतलब है कि यह राजस्थान के अलावा कहीं पर भी नहीं होते हैं या कहीं पर भी मिलते नहीं है, जबकि इनका मतलब यह है कि लगभग राजस्थान ही इसका पूरा उत्पादन करता है। और जगह पर भी होता है लेकिन लगभग 100% के आसपास राजस्थान करता है, जिसमें जिप्सम है, जिसमें चांदी है और जिसमें कैल्साइट है। यह आपके आते हैं लगभग पूरे उत्पादन वाले आपके खनिज।
ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में एक संस्था आती है खनिज क्षेत्र के लिए, जिसकी हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, RSMML। इस RSMML की बात करें तो 1947 में स्थापित होने वाली बीकानेर जिप्सम लिमिटेड का ही नाम बदलकर आपके क्या कर दिया जाता है, 30 अक्टूबर 1974 को राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML कर दिया जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर रखा जाता है, तो मुख्यालय इसका उदयपुर के अंदर रहता है। यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, क्योंकि इस बार वाली आर्थिक समीक्षा के अंदर एक चीज कही गई थी कि RSMML के द्वारा राजस्थान के कुछ खनिजों के लिए प्रॉफिट सेंटर की स्थापना की जाएगी, यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर जो है वह स्थापित करेगा कौन, आपके RSMML। और प्रश्न यहां से पूछे जाने की इस बार संभावना ज्यादा है, जैसे कि रॉक फास्फेट का प्रॉफिट सेंटर जो है वह RSMML कहां स्थापित करेगा, तो रॉक फास्फेट राजस्थान में झामर कोटड़ा की खान जो है वो फेमस है उदयपुर में, तो यहां पर स्थापित किया जाएगा। जिप्सम की कहां पर की जाएगी, तो राजस्थान में बीकानेर जिला जो है वो जिप्सम के लिए जाना जाता है, तो यहां पर एक प्रॉफिट सेंटर आने वाला है। इसी प्रकार से चूना पत्थर की कहां पर होगी, तो जोधपुर के अंदर जो है वह आपके चूना पत्थर का होने वाला है। लिग्नाइट का कहां पर होगा, तो जयपुर में होगा। ये एक थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसको आप ध्यान रखना है। तो राजस्थान के अंदर RSMML के द्वारा 4 जो है वह प्रॉफिट सेंटर लगाए जाएंगे, जिसमें से एक आपके रॉक फास्फेट जामरकोटड़ा में, दूसरा जिप्सम होगा बीकानेर में, तीसरा होगा चूनापत्थर जोधपुर में, और चौथा होगा लिग्नाइट आपके जयपुर के अंदर। अब आपके औद्योगिक क्षेत्र के अंदर एक लास्ट चीज और आती है, वह आती है राजस्थान के अंदर तेल एवं प्राकृतिक गैस की स्थिति क्या है। तो विश्व के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़े जो है वह तेल के उपभोक्ता के रूप में जो है वह 2 देश आते हैं। पहले नंबर पर आता है आपका USA, दूसरे नंबर पर आता है आपका चीन, और तीसरे नंबर पर आता है आपके भारत। यानी कि भारत जो है वो विश्व के अंदर तेल उपभोक्ता के रूप में तीसरे नंबर पर आता है, जो कि विश्व के टोटल तेल का 5% क्या करता है, उपभोग करता है। भारत के अंदर यदि हम बात करें तेल उत्पादन की, तो भारत में सबसे ज्यादा तेल जो है वह महाराष्ट्र के द्वारा उत्पादित किया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ही बॉम्बे हाई स्थित है, जिसके द्वारा लगभग 40% जो है वह तेल उत्पादित किया जाता है। जबकि बॉम्बे हाई या फिर महाराष्ट्र के बाद में भारत में दूसरे नंबर पर जो है वह आपके राजस्थान आता है, और राजस्थान के द्वारा टोटल जो है आपके तेल होता है, उस तेल का 20% जो है वह राजस्थान के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न कि राजस्थान का तेल उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा है और कितने प्रतिशत करता है, तो 20% जो है वह राजस्थान तेल का उत्पादन करता है एक प्रकार से। ठीक है, ये यहाँ तक जो है वह आपके औद्योगिक क्षेत्र की जो हमने बात करी थी कि औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे जो है वह आपके हो जाते हैं। अगला मुद्दा आता है, देखिए सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रमुख मुद्दा। राजस्थान इकोनॉमी के अंदर अपना चैप्टर लिखा हुआ है, उसी में ये सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे। तो तीसरा जो है वह यहाँ से एक प्रकार से, यहाँ पर चौथा अगर ऑल ओवर हम बात करें चैप्टर की, तो वह आता है आपके सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे। तो इंपॉर्टेंट है, सेवा क्षेत्र से कौन कौन से जो है वह आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। RS प्री के अंदर फैक्चुअल बेस्ड प्रश्न जो है वह हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात वही आएगी, जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे कि भाई कृषि क्षेत्र का जो है वह अर्थव्यवस्था में योगदान स्थिर और प्रचलित के ऊपर, उद्योग क्षेत्र का जो है वह स्थिर और प्रचलित के ऊपर, उसी प्रकार से सेवा क्षेत्र का राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वह योगदान स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य के हिसाब से जो है वो कितना कितना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, स्थिर मूल्य के ऊपर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान है 3.21 लाख करोड़ रुपए। कितना है, 3.21 लाख करोड़ रुपए। ये आपके किससे आ जाएंगे, आपके एक प्रकार से रुपए के अंदर है। वहीं अगर हम प्रचलित की बात करें तो प्रचलित हमेशा स्थिर से ज्यादा होता है, तो प्रचलित कीमतों के ऊपर 5.73 लाख करोड़ रुपए जो है वह प्रचलित मूल्य के ऊपर आपके क्या आएंगे, सेवा क्षेत्र का योगदान आएगा। अब हम बात करते हैं स्थिर मूल्य के हिसाब से जो है वह आपके 2021-22 है, यानी कि 2.99 से 3.21 हो रहा है, यानी कि वृद्धि दर कितनी आ रही है, 10.74% की वृद्धि दर आ रही है। और वहीं अगर हम बात करें प्रचलित मूल्य के हिसाब से, तो 4.99 से कितना हो रहा है, 5.73 हो रहा है, यानी कि वृद्धि दर जो है वह कितनी आ रही है आपके एक प्रकार से, तो 17.11% की वृद्धि आ रही है। तो वापस यहाँ से जो है वह 4 प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। पहला प्रश्न, स्थिर मूल्य के हिसाब से जो है वह सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 3.21 लाख करोड़ रुपए है। दूसरा प्रश्न, प्रचलित मूल्य के हिसाब से सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 5.73 लाख करोड़ रुपए याद रखना है। तीसरा प्रश्न जो है वह स्थिर मूल्य के ऊपर वृद्धि दर कितनी है सेवा क्षेत्र के योगदान की, 10.74% है। और चौथा प्रश्न जो है वह आ सकता है आपके कि सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य के ऊपर जो है वो वृद्धि दर कितनी है, तो 17.11% आपके वृद्धि दर आ जाती है।
उसके बाद में देखिए वापस वही चीज जो हम पीछे पढ़े थे कि आपके सेवा क्षेत्र का जो है वो प्रतिशत योगदान कितना कितना है, तो यहाँ पर आपके लिए इजी हो जाएगा याद करने के लिए, यानी कि दोनों ही कंडीशन के अंदर 43.74% जो है वह आपके राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिर मूल्य के हिसाब से या फिर प्रचलित मूल्य के हिसाब से सेवा क्षेत्र का योगदान आता है। सेवा क्षेत्र के जो उप क्षेत्र है उनका कितना कितना योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के, या फिर अपन बात करें कि सेवा क्षेत्र के अंदर सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान कितना कितना है, तो सबसे बड़ा जो योगदान है वह व्यापार, होटल और जलपान गृह जो है इनका है एक प्रकार से 27.69%, सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर आती है स्थावर संपदा या फिर आवासीय गृह का स्वामित्व, या फिर जो भी पेशेवर सेवाएं हैं जैसे कि एजुकेशन है या फिर डॉक्टरेट है, उनके अंतर्गत वो 24.62% आती है। और तीसरे नंबर पर आता है परिवहन, भंडारण या फिर संचार। तो सेवा क्षेत्र से जो है ये चीज उप क्षेत्रों का योगदान पूछे जाने की संभावना कम होती है। इनमें से मोस्टली जो प्रश्न है वो यही पूछे जाते हैं, यानी कि अगर इसको भी हम अगर देखना चाहें शॉर्ट के अंदर, तो अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र जो है यह स्थिर मूल्यों के हिसाब से रुपए में कितना है, तो 3.21 लाख करोड़ रुपए है। कितना है? 3.21 लाख करोड़ रुपए है। प्रतिशत योगदान जो है वह स्थिर मूल्य के ऊपर इसका कितना आता है, तो 43.74% जो है वह इसका योगदान आता है। वहीं इसमें वृद्धि दर जो है वह प्लस में कितनी होती है, 10.74% की इसमें क्या है, वृद्धि दर आती है। ये तीन प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं स्थिर से। इसी प्रकार से प्रचलित के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रचलित के अंदर जो है वह आपके 5.73 लाख करोड़ रुपए जो है यह आपके क्या हो जाएंगे, प्रचलित के ऊपर एक प्रकार से जो है वह आपके टोटल जो है वह योगदान आ जाएगा सेवा क्षेत्र का। वहीं अगर हम बात करें तो इसका जो योगदान है वह प्रचलित के ऊपर भी कितना है, तो 43.74% जो है वह जीएसवीए के अंदर योगदान आता है। और अगला प्रश्न जो है वह आपको पूछा जाएगा कि वृद्धि दर जो है वह सेवा क्षेत्र की कितनी है, तो 17.11% जो है वह आपके क्या आती है, वृद्धि दर आती है प्रचलित कीमतों के हिसाब से। यानी कि अगर हम बात करना चाहें तो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत इन दोनों के फैक्चुअल चीजें आपके सामने है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है, स्थिर और प्रचलित। ठीक है, यानी कि राजस्थान के अंदर सेवा क्षेत्र स्थिर कीमतों के ऊपर 3.21 लाख करोड़ रुपए रखता है, जो कि 43.74% है, जो कि वृद्धि दर 10.74% की रखता है। सेवा क्षेत्र प्रचलित कीमतों के ऊपर 5.73 लाख करोड़ रुपए है, जो कि अगर हम बात करें तो 43.74% ही सेम टू सेम है दोनों की हिस्सेदारी, और वृद्धि दर जो है वह 17.11% की रखता है। यह आपको प्रश्न जो है वह सेवा क्षेत्र से पूछा जा सकता है। इसमें उप क्षेत्र इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र जो है वह जुड़कर सेवा क्षेत्र के अंदर उप क्षेत्र बनते हैं। ठीक है, अगला देखिए आपके प्रश्न बन सकता है सेवा क्षेत्र में, वो आता है पर्यटन का, इंपॉर्टेंट है। पर्यटन के लिए 2022 के आंकड़े लिखे गए हैं आपकी आर्थिक समीक्षा में कि राजस्थान में कुल पर्यटक जो है वह 2022 के अंदर 986.32 लाख आए हैं। कितने आए हैं? 986.32 लाख। यानी कि अगर मोटा मोटा देखना चाहें तो 9,86,00,000 राजस्थान के अंदर पर्यटक आए हैं। कितने? एक वर्ष के अंदर 2022 के अंदर। तो 986 लाख जो है वह टोटल आए हैं, और उनमें से स्वदेशी यानी कि भारत के पर्यटक जो है वह कितने हैं, तो भारत के हैं इसमें से 3 घटा दो बस, 983 तो है आपके भारत के, और जो बचे हुए 3 है वो कौन से हो जाएंगे, आपके विदेशी पर्यटक हो जाएंगे। यानी कि विदेशी हमारे कितने आते हैं, 3.08 लाख आपके आ जाते हैं। यानी कि 2-3 प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। राजस्थान में कुल 2022 में आने वाले पर्यटकों की संख्या है आपके 986 लाख, उसमें से 983 तो है आपके स्वदेशी, और आपके 3 लाख जो है वह हो जाएंगे विदेशी। उसके बाद में आर्थिक समीक्षा में एक और चीज लिखी गई है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर 19 और 20 नवंबर 2022 के दिन राजस्थान के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वह सूफी संगीत का जो है वह समारोह होता है, जिसको एक नाम दिया गया है जहान ए खुसरो। क्या कहते हैं उसको? जहान ए खुसरो कहा जाता है। यह आपके 3rd ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जहान ए खुसरो का आयोजन कहाँ किया गया था। ये प्रश्न था 3rd ग्रेड के अंदर, आपके एग्जाम में भी प्रश्न आ सकता है। तो 19 और 20 नवंबर 2022 के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सूफी संगीत है उसका समारोह किया गया था, जिसको जहान ए खुसरो कहा गया था, और इसका आयोजन जयपुर के अल्बर्ट हॉल के अंदर जो है वह इसका आयोजन किया गया था। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। ठीक है, ये आपके पर्यटन से जुड़ी हुई इसमें कुछ चीजें आती है। अब अगली चीज जो है वह सेवा क्षेत्र में आती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपको 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि राजस्थान के अंदर स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है। ये पहला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा जाता है। तो राजस्थान के अंदर रिमोट सेंसिंग जो एप्लीकेशन सेंटर है वह जोधपुर के अंदर स्थित है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विकास विभाग है, उस विभाग की जो है वह स्थापना कब हुई थी। यह प्रश्न आता है आपके, तो 1983 के अंदर इसकी स्थापना होती है। यह आपके लिए दूसरा प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट। तो दो प्रश्न यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है, जोधपुर में है। दूसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई, 1983 में हुई। इसके अलावा सर सीवी रमन के द्वारा जब रमन प्रभाव दिया गया था 28 फरवरी को, तब से राजस्थान या भारत के अंदर जो है वह 28 फरवरी के दिन एक दिवस मनाया जाता है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो 2022 का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आयोजित किया गया वह आपके भरतपुर में किया गया था। यह आर्थिक समीक्षा में लिखा गया है, इसलिए आपको यह याद रखना चाहिए मेरे अनुसार। तो यहां से जो है वह सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे जो थे वह आपके यही है। सेवा क्षेत्र का यह आपको ध्यान रखना है, योगदान कितना है अर्थव्यवस्था के अंदर, पर्यटन से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये आपके फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको पूछी जा सकती है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो अलग से जो है वो पूरी की पूरी राजस्थान इको सर्वे को करवा रखा है मेरे द्वारा डिटेल में, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगला चैप्टर आपके राजस्थान इकोनॉमी के अंदर आता है आधारभूत संरचना का विकास। और आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ऊर्जा और सड़कों से पूछे जाते हैं, और उन्हीं प्रश्नों को जो है वह यहाँ पर हम सम्मिलित कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर पहला प्रश्न आपको आएगा कि राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन कितना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट यह आपके लिए पोर्शन होने वाला है। यहां से आपको दो प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, बाकी एक तो मिनिमम है, कंफर्म है वो प्रश्न। और देखिए सबसे पहला प्रश्न इसमें से जो आता है वो आता है, या तो राजस्थान में टोटल अधिष्ठापित ऊर्जा की क्षमता पूछते हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर आर्थिक समीक्षा में लिखा गया है नवंबर 2022 तक राजस्थान में कुल ऊर्जा उत्पादन जो है वह क्षमता कितनी हो रखी है। तो वह क्षमता है 234, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7 और 0.46, यानी कि 23,487 मेगावाट राजस्थान में टोटल क्या है, अधिष्ठापित क्षमता है। अब अगला प्रश्न, इसमें 23,487 के अंदर राजस्थान की खुद की कितनी है, यानी कि राज्य की स्वयं की कितनी है। तो राजस्थान की खुद की है 9,450 मेगावाट। और वहीं केंद्र सरकार के परियोजनाओं से राजस्थान को कितना मिल रहा है, तो 3,113 मेगावाट राजस्थान को मिल रहा है। और अन्य जो है वह कितनी है, तो 10,922 मेगावाट है। यहां से आपको अगेन दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो यह है ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि राजस्थान में कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी हो गई, अधिष्ठापित क्षमता, तो 23,487.46 मेगावाट। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि राज्य की खुद की कितनी है, तो 9,450 मेगावाट है। और केंद्र की कितनी है, तो 3,111 है। ठीक है, ये आपके अधिष्ठापित क्षमता है। अब इसमें हम जो है वह अक्षय ऊर्जा जो है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनके अंदर जो है वह कितना कितना उत्पादन है, ये आपके लिए अगला पोर्शन होना चाहिए जो आपको पूछा जाएगा। जैसे कि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा से जुड़े हुए प्रश्न, आपको ये 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में सौर ऊर्जा की उत्पादन की क्षमता कितनी है, यानी कि राजस्थान के अंदर यदि पूरे राजस्थान में प्लांट लगा दे तो राजस्थान से 142 गीगावाट तक क्या उत्पादन किया जा सकता है, सौर ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है। तो क्षमता है हमारी 142 गीगावाट। दूसरा प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा के संयंत्र कितने लगा दिए गए हैं। तो आपके दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा है कि 13,531 मेगावाट के राजस्थान में संयंत्र लग गए हैं। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो है वह सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है। तो उत्पादन हो रहा है 33,48,60। कितना हो रहा है, 33,48,60, यानी कि 3348.60 मेगावाट वर्तमान में उत्पादन है। तो 3 प्रश्न सौर ऊर्जा के आपको याद रखना है। पहला प्रश्न है टोटल क्षमता 142 गीगावाट। दूसरा प्रश्न आएगा संयंत्र स्थापना कितनी है, 13,531। ऐसे भी याद रख, देखो ये 13 है, इसका उल्टा इधर क्या है, वापस 31 है, बीच में 5 डाल रखा है। तो 13, 5, 31 जो है वह आपके संयंत्र स्थापना है। और 33 जो है वह आपके 48.60 जो है वह आपके क्या हो जाएगी, एक प्रकार से उत्पादन हो जाएगा सौर ऊर्जा का। अगली ऊर्जा आती है आपके पवन ऊर्जा। इसी प्रकार से सेम प्रश्न आएगा, पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है। तो 1,27,750 मेगावाट, या फिर इसी को ही आप 127 गीगावाट भी बोल सकते हैं कि राजस्थान में कुल पवन ऊर्जा की क्षमता जो है वह 127 गीगावाट है, या फिर 1,27,750 मेगावाट है। राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा के संयंत्र की स्थापना कितनी कर रखी है, तो संयंत्र की स्थापना जो है वह 44,42,145 है। कितनी है, 44,42,145 मेगावाट है।
जो कि राजस्थान के अंदर इसकी संयंत्र स्थापना है। वही उत्पादन कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पवन ऊर्जा के उत्पादन का। और उत्पादन हमारे कितना हो रहा है, 37, 30, 35, कितनी हो रही है, 37, 30 और 35, यह हमारे क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा का उत्पादन। तो दोनों से ही प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। सौर ऊर्जा की क्षमता है 142 गीगावाट, पवन ऊर्जा की है 127 गीगावाट। सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापना है 13,531 मेगावाट, जबकि पवन ऊर्जा की संयंत्र स्थापना है 44,42.145 मेगावाट। सौर ऊर्जा की जो है उत्पादन हमारा 33, 48, 60 मेगावाट हो रहा है, जबकि हमारे पवन ऊर्जा का उत्पादन 37, 30.35 मेगावाट हो रहा है। फिर तीसरे प्रकार की जो ऊर्जा आती है, जिसे हम बोलते हैं जैविक द्रव्य ऊर्जा, या फिर हम उसको बायोमास ऊर्जा भी कहते हैं। राजस्थान के अंदर जैविक द्रव्य ऊर्जा या फिर बायोमास के जो स्रोत है, उसके रूप में हम जो है वो विभिन्न प्रकार की चीजें प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि आपके सरसों की जो तूड़ी होती है, इसका प्रयोग किया जाता है इसमें। जैसे कि हम इसके अंदर जो चावल होता है, उस चावल की जो भूसी है, इसका प्रयोग करते हैं, चावल की भूसी का प्रयोग करते हैं। इसमें हम जैसे कि हम गन्ने की खोई जो होती है, यानी कि गन्ने का रस निकालने के बाद में जो कचरा बचता है, वो गन्ने की खोई आती है। इसके अंदर हम जैसे कि जूली फ्लोरा जो है, जूली फ्लोरा जो आपकी इजरायली बबूल है, उस बबूल की लकड़ी का या फिर कचरे का भी प्रयोग करते हैं। तो राजस्थान में मुख्य रूप से इन 4 चीजों का प्रयोग होता है बायोमास ऊर्जा उत्पादन के रूप में, यानी कि जिसमें वनस्पति जो है उसको जलाया जाता है। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहला प्रश्न आएगा कि राजस्थान में संयंत्र जो है वह कितने स्थापित कर दिए गए हैं बायोमास के, तो 120.45 मेगावाट के हमारे क्या स्थापित है, संयंत्र स्थापना है। लेकिन उत्पादन कितने का हो रहा है भाई, 13 टोटल है हमारे पास संयंत्र। उन 13 में से 2 संयंत्र जो है वो बंद हो गए हैं। वर्तमान में 11 संयंत्र काम कर रहे हैं, और 11 की जो उत्पादन क्षमता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, और उत्पादन हो रहा है हमारे 101.95 मेगावाट, जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। यानी कि राजस्थान के अंदर बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापना है 120.45 मेगावाट, लेकिन उत्पादन है 101.95 मेगावाट। ठीक है, ये आपके आ जाती है इससे जुड़ी हुई चीजें। तो ऊर्जा के जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, देखो ऊर्जा के प्रश्न कौन कौन से बनेंगे। पहला, टोटल ऊर्जा उत्पादन 23,487.46 मेगावाट। दूसरा प्रश्न, राज्य की कितना है, 9,450 है, केंद्र का है 3,113। फिर अगला प्रश्न, अक्षय ऊर्जा के अंदर सौर ऊर्जा की बात करेंगे। सौर ऊर्जा का उत्पादन है 33, 48, 60, जो इंपोर्टेंट है। इसके अलावा संयंत्र स्थापना है 13,531 और 142 टोटल क्षमता है। पवन ऊर्जा के अंदर क्षमता 127 गीगावाट की है। संयंत्र स्थापना है 44,145 की। उत्पादन है 37,30.35 मेगावाट। उसके बाद में बायोमास के अंदर संयंत्र स्थापना है 120 की, लेकिन उत्पादन हो रहा है 101। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर आधारभूत संरचना के अंदर आने वाली दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जिसको बोलते हैं सड़क। राजस्थान के अंदर जब हम सड़कों की बात करते हैं, तो आर्थिक समीक्षा में लिखा गया है कि 1949 में जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद में जो है वह 1949 के अंदर सड़कों की गणना की गई, जिसमें राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई जो है वह 13,553 किलोमीटर पाई गई थी। वहीं अगर हम बात करें तो राजस्थान में मार्च 2022 तक का हम आंकड़ा बता रहे हैं आर्थिक समीक्षा में, ऐसा सरकार ने कहा। और मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की जो लंबाई है वो कितनी निकाल कर बताई सरकार ने, वह बताई आपके 2,78,813.23 किलोमीटर। कितनी बताई, 278,813.23, यानी कि 2,78,813.23। आप इसको ऐसे भी टुकड़ों में भी याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो इसको, जैसे कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई 27, 88, 13 कितना हो गया, 27, 88, 13.23। तो आपको अगर देखो, जब आप एग्जाम में पेपर देने जाओगे तब आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, और ऑप्शन के अंदर इन चीजों को जो है वह यहाँ पर जो है वो सबसे कम आपको क्या मिलेगा, एक प्रकार से अगर हम बात करें तो इस जगह पर आपको सबसे कम जो है वो फेरबदल मिलेगा। यानी कि एक ऑप्शन आपको डायरेक्टली ही बिना मेहनत किए ही ऐसा मिल जाएगा जिसमें 13.23 होगा। तो 13 और 10 कितने होते हैं, 23। तो आप तो वही ऑप्शन ढूंढना जिसके अंदर लास्ट में कितना हो, 13.23, और स्टार्टिंग किससे हो, 27 से हो। तो 27 यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर 13.23 देख लेना, फिर भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ा जो है वो टफ नहीं है। 2,78,813.23 किलोमीटर है। दूसरी चीज इसमें ही आर्थिक समीक्षा में लिखी गई है कि मार्च 2022 तक हमारे जो है वो सड़कों का घनत्व कितना है। सड़कों के घनत्व, भाई हम घनत्व कैसे पढ़ते हैं, घनत्व होता है इकाई आयतन के अंदर उपस्थित मात्रा को हम घनत्व कहते हैं। तो इकाई का मतलब हो गया यहाँ पर कि 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर, भाई अगर हम ऐसे बात करें
कि 10 किलोमीटर इधर ले लें और 10 किलोमीटर इधर ले लें, तो इस 100 किलोमीटर जो आपका क्षेत्रफल है, इसमें कितने किलोमीटर जो है वह आपके सड़क है, इसे ही हम सड़कों का घनत्व कहेंगे। यानी कि सड़कों का घनत्व हमारे होगा 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर। 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर हमारे क्या है, सड़कों का घनत्व है। तो दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सड़कों की लंबाई और सड़कों का घनत्व। लंबाई के लिए याद रखना है 2,78,813.23 या फिर 13.23 को ढूंढ लेना, और घनत्व के लिए याद रखना है 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछा जाएगा और वह प्रश्न आएगा राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की लंबाई और राजस्थान में राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे की लंबाई। तो राजस्थान में नेशनल जो हाईवे है उनकी लंबाई आपको याद रखनी है, कितनी है, 10,618.09 किलोमीटर है। तो 10,618 इसके लिए याद रखना है। वही राज्य राजमार्ग की लंबाई हमारे 17,237 है, कितनी है, 17,237.59 किलोमीटर है। तो यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट 4 प्रश्न ही बनेंगे। पहला प्रश्न आएगा वर्तमान में सड़कों की लंबाई 2,78,813। दूसरा प्रश्न आएगा सड़कों का घनत्व 81.47। तीसरा प्रश्न आएगा एनएच की लंबाई 10,618 और चौथा प्रश्न आएगा स्टेट हाईवे की लंबाई 17,237 जो है वह आपके सड़कों की लंबाई आ जाती है। ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई एक प्रकार से आपको पूछी नहीं जाएगी वैसे तो, अगर ध्यान रखो तो भी 1,86,000 जो है वो 762 है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक प्रश्न आपको जो है वह इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर राजस्थान में कुल गांवों की संख्या बताई गई थी 43,264। इन 43,264 में से राजस्थान सरकार ने 38,239 गांवों को क्या कर दिया गया है, सड़कों से जोड़ दिया गया है। यानी कि राजस्थान के कुल गांवों के कितने गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है, यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के अंदर जो है वह 99.39% जो गांव है यह सड़कों से जुड़ चुके हैं। यह आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अब देखिए लास्ट इसके अंदर एक और हिस्सा आता है जिसको हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर शहरी विकास, अलग से ही एक चैप्टर है शहरी विकास सा, उसी में ही जो है वह लिखा हुआ है जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। जयपुर मेट्रो के कुछ एक दो प्रश्न आने की कभी कभी संभावना रहती है। तो पहला प्रश्न तो आपको ध्यान रखना है कि जयपुर मेट्रो जो है ये प्रारंभ कब किया गया था, तो 3 जून 2015 के दिन आपके जयपुर मेट्रो शुरू होता है। जयपुर मेट्रो का जो विकास है वह अलग अलग चरणों के अंदर किया जाता है, और उस चरण के अंदर जो आपके फेज 1 है उस फेज 1 के लिए जो है वह टोटल 4 चरण चलाए जा रहे हैं, और फेज 2 जो है यह अभी आपके प्रस्तावित है। जैसे कि फेज 1 जो है इसके अंदर ए, फेज 1 के अंदर बी, फेज 1 के अंदर सी, फेज 1 के अंदर डी, इन 4 चरणों की बात की गई है। और फेज 1 जो आपके ए है इसकी बात की गई है मानसरोवर से चांदपोल तक चलेगा 1A। फिर 1A चांदपोल के अंदर खत्म हो रहा है, तो इसी चांदपोल से शुरू करके चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक जो है वह अपन किसके अंदर जाएंगे, फेज 1B के अंदर जाएंगे। यहां पर जो है वह एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी सहयोग करेगा। फिर 1C के अंदर बड़ी चौपड़ में ये जाकर खत्म हो रहा है 1B, उसी के ही आगे हम फेज 1C शुरू करेंगे जो कि बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगा। और उसके बाद में फेज 1D जिसकी घोषणा पिछले बजट में की है, और 1D जो आपके मानसरोवर था उसी मानसरोवर को पीछे की साइड बढ़ाते हुए है मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक लेकर आ जाएंगे, ये फेज 1D हो जाएगा। ये फेज 1 के रूप में 4 चरण जो है वह चलाए गए हैं। वही फेज 2 के अंदर जो है वह घोषणा कर रखी है कि सीतापुरा से लेकर अंबाबाड़ी तक जो है वह टोटल 23.50 यानी कि लगभग 23.5 किलोमीटर का एक और हम मेट्रो सेट करेंगे जो कि सीतापुरा को किससे जोड़ेगा, अंबाबाड़ी से जोड़ेगा। तो यहां से आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है 1A कहां से कहां तक है, 1B कहां से कहां तक। तो मानसरोवर से आपको शुरू करना है भाई, मानसरोवर से आपको क्या करना है, शुरू करना है। मानसरोवर से 1A के अगर आप जाओगे तो 1A जो है वह मानसरोवर से लेकर कहां तक होगा, चांदपोल तक होगा। फिर फेज 1B जो है वह चांदपोल से ही जो है वह आगे शुरू होगा 1B, और चांदपोल से कहां तक जाएगा, आपके बड़ी चौपड़ तक जाएगा। और फिर बड़ी चौपड़ से जो है वह आगे शुरू होगा फेज 1C होगा जो कि आपके कहां पर जाएगा, ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगा। ये 1A 1B 1C हो गया। फिर इस मानसरोवर को पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा जिसको फेज 1D नाम दिया गया है, और यह आपके 200 फीट बाईपास जो है वहां तक लाया जाएगा जो कि अजमेर रोड के ऊपर स्थित है। यह आपके पहला चरण है। दूसरा मानसरोवर आपके जो है सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक हो जाएगा। ठीक है, ये शहरी विकास का हो गया। शहरी विकास के अंदर ही एक संस्था दी गई है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड।
तो देखिए क्विक रिवीजन के अंदर अपने मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब की गई है। तो 24 फरवरी 1970 के अंदर जो है वह आपके स्थापना की गई है। पहला प्रश्न आरएचबी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं, वो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने लायक है। जैसे कि राजस्थान की किस संस्थान के द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव जो है यह आपके तय किया गया है। तो प्रत्येक बुधवार के दिन नीलामी उत्सव जो है वह आरएचबी करेगी, जिनके ऊपर भी कर्ज बाकी है। दूसरा जो है वह कार्यक्रम आता है अपनी दुकान अपना व्यवसाय। यह भी आरएचबी के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। आरएचबी के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सजग, सजग मोबाइल ऐप। आरएचबी के द्वारा आरएचबी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आवास मोबाइल ऐप जो है यह भी लॉन्च किया गया है। इसी प्रकार से आरएचबी के द्वारा प्रताप नगर के अंदर जो है वो कोचिंग हब बनाया जा रहा है जयपुर में। दूसरे कोचिंग हब की घोषणा कर दी है कोटा के अंदर। इसी प्रकार से सिटी पार्क जो है यह बनाया जा रहा है मानसरोवर जयपुर के अंदर। और इसी प्रकार से जो भी एनआरआई है उनके लिए एनआरआई जो है वह स्काई पार्क के रूप में जो है वह बनाया जा रहा है प्रताप नगर जयपुर के अंदर। ये कुछ जो है वो घोषणाएं कर रखी है इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं आरएचबी के द्वारा, जिसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 के दिन होती है। यह यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न और बन सकता है। अब आते हैं अपन चैप्टर के अंतिम हिस्से की तरफ, और वह है राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन। यानी कि राजस्थान के अंदर जो है वह वित्त से जुड़े हुए मुद्दे और विकास से जुड़े हुए सामान्य मुद्दे जो है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, जहां से आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। देखिए सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है राजकोषीय प्रबंधन, और उसमें हम विशेष रूप से जो है वह कुछ घाटों की बात करेंगे जो आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर उल्लेखित कर रखे हैं और बजट में उल्लेखित कर रखे हैं। देखिए सबसे पहला आता है आपके राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है राज्य की टोटल जो आय है, उस आय में से जब टोटल राज्य की इनकम को हम घटा, राज्य का जो टोटल व्यय है उसमें से जब हम टोटल इनकम को घटा देते हैं, यानी कि व्यय में से जब हम आय को घटाते हैं तो जो घाटा बचता है इसके अंदर कुल जो है वह आय और कुल जो है वो व्यय लिया जाता है। उस कंडीशन में जो आपके घाटा लगता है उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। आपके जो है वो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि 2021-22 के लिए राजस्थान का राजकोषीय घाटा कितना है, तब आपको याद रखना है 48,238 करोड़ का। और दूसरा प्रश्न आएगा कि 2023-24 के लिए जो है वह राजकोषीय घाटा कितना है, तब याद रखना है 62,771 करोड़ का। एक का उल्लेख जो है वो कर रखा है बजट के अंदर और दूसरे का उल्लेख कर रखा है आर्थिक समीक्षा में। ये आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि 2021-22 में हमारे राजकोषीय घाटा 48,238 करोड़ का रहा है, और यह राजस्थान की जो जीएसडीपी है उस जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो जीएसडीपी का यह 3.96% है। ये कितना है, 3.96। जबकि इस वाले बजट में लिखा गया है 2023-24 के बजट में कि इस बजट के आधार पर राजस्थान के अंदर राजकोषीय घाटा 62,771 करोड़ रहने का अनुमान है, और वह कितना हो जाएगा जीएसडीपी का, तो 3.98% हो जाएगा। तो आपको पहले तो दिमाग लगा के देखना है कि वो पूछ रहा किसका है। अगर 21-22 का पूछ रहा है तब वो आर्थिक समीक्षा के आधार पर आपको 48,238 बताना है भाई, 48,238 बताना है, तो 48 माइनस 10 38, तो 48,238 बताना है 21-22 के लिए। और 23-24 का पूछ रहा है, इसका मतलब वो बजट वाले की बात कर रहा है जो कि आपके 62,77,1 के जो है वह आ जाएगा, यानी कि 62,771 करोड़। यह आपके जीएसडीपी का है 3.96%, और यह आपके जीएसडीपी का है 3.98, यानी कि अनुमान है कि इस वाले बजट के अंदर जीएसडीपी का 3.98% राजकोषीय घाटा रह सकता है, और पिछले वाला जो है वो 3.96 रह सकता है। दूसरा आता है आपके राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा के बाद में दूसरा आता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो है यह राजस्व घाटा आर्थिक समीक्षा के अंदर अनुमानित है, जबकि ये दोनों के दोनों राजस्व घाटा जो है वह आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर बताया गया है। यह आर्थिक समीक्षा के अंदर नहीं, ये बजट के अंदर जो है वो अनुमानित है। ये दोनों के दोनों आर्थिक समीक्षा के अंदर बता रखा है। आर्थिक समीक्षा में बताया है कि राजस्थान के अंदर 2021-22 के लिए जो आपके राजस्व घाटा लगा है वह 25,000 का है। कितना है, 25,870 करोड़ का है। वहीं अगर हम बात करें 22-23 के अंदर तो 32,310 करोड़ का लगा है, यानी कि यहां से यहां पर जाने पर 7,000 करोड़ जो है वो बढ़ गया है। वहीं अगर हम अनुमान लगाएं कि इस बजट के आधार पर 23-24 में कितना लगेगा, तो वह 24,895 का लगेगा। तो यहां से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्व घाटा 2021-22 का है 25,870, 2022-23 का है 32,310, और 23-24 के अंदर अनुमानित है कि 24,895 लगेगा। तो संभावना ज्यादा है कि आपको ये दोनों पूछे जाए कि 22-23 का कितना है, 32,310 है, और अगर आपको पूछ ले कि 23-24 का कितना अनुमानित है तो 24,895 हो जाएगा। फिर तीसरे प्रकार का घाटा आता है जिसको अपन बोलते हैं प्राथमिक घाटा।
प्राथमिक घाटा का उल्लेख जो है वो आर्थिक समीक्षा में किया गया है और लिखा गया है कि 21-22 के आधार पर जो आपकी प्राथमिक घाटा है वह हमारा 20,138 करोड़ का है। कितने का है? 20,138 का। भाई राजस्व घाटे के अंदर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां होती है, वहीं प्राथमिक घाटे के अंदर जो आपके राजकोषीय घाटा है उसमें से जो भी हम ब्याज भुगतान कर रहे हैं अगर उसको घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा बचता है। और तीनों घाटों में से आपको प्रश्न पूछा भी जाता है और तीनों घाटों के अंदर से सबसे ज्यादा जो घाटा लगता है वो राजस्थान के अंदर राजकोषीय घाटा लगता है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा घाटा है? राजकोषीय। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? राजस्व घाटा आता है। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो प्राथमिक घाटा आता है। तो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, आंकड़ों वाला प्रश्न है। सबसे बड़ा घाटा है राजकोषीय, ठीक है ना। ये आपके सबसे बड़ा है, 62,771 के आसपास है। राजस्व घाटा जो है यह आपके इस बार अनुमानित है कि वो हमारे कितना रह जाएगा, लगभग जो है वो 24,000 रहने का अनुमान है। तो 23-24 के लिए अगर याद करो तो 62,000 ये है, ये हमारा हो जाएगा 24,000 और ये है हमारा जो है वो 21-22 के लिए 20,000 है, ठीक है। ये आपके आ जाता है इसके अंतर्गत। अब अगली चीज हम पढ़ते हैं इसी में ही, बाह्य सहायतित परियोजनाएं। राजस्थान सरकार के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर जो है वो राजस्थान सरकार 10 ऐसी परियोजनाएं चला रही है जो कि बाहर की विदेशी संस्थाओं के सहयोग से चल रही है, जो कि विभिन्न प्रकार के आधारभूत संरचना से जुड़े हुए कार्य करती है। चाहे वो ऊर्जा के हो, चाहे वह सड़क के हो, चाहे वह जल के हो, चाहे वह और भी किसी भी प्रकार का हो, उनमें जो है वह सरकार को सहयोग करती है। कुछ संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, वो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में जल और उस वन से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं वो आपके राजस्थान में जायका के द्वारा चलाया जाएगा, जो कि जापान की एक संस्था है। शहरी क्षेत्र के विकास से योजनाएं जो है वो एडीबी के सहयोग से चलेगी। विकासात्मक योजनाएं जो है वो विश्व बैंक के सहयोग से चलेगी। ऐसे आप ट्रिक से याद रख लीजिए। बाकी संभावना इसमें ज्यादा यही रहती है कि आपको ऐसे योजना का नाम दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा कि ये किसके सहयोग से है। तो ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शहरी क्षेत्र के जो भी काम है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के सहयोग से करवाए जाएंगे। और राजस्थान में शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के 5 शहरों में चलाया जा रहा है, शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और टोंक है, उसमें श्री गंगानगर है, झुंझुनू है, पाली है और भीलवाड़ा। तो 5 शहर जो है वो शहरी क्षेत्र विकास में। दूसरी परियोजना जैसे चल रही है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास, और नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए भी जो है वो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक काम करेगी। और राजस्थान के 14 जो है वह नगर या फिर शहर शामिल कर रखे हैं, जो कि एक प्रकार से कस्बे के टाइप में है। यह योजना 2021 से 27 तक चलने वाली है। अगली योजना आती है तीसरी और चौथी, दोनों की दोनों योजना सेम है। एक है आपके राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रथम के रूप में, और दूसरी है राज्य राजमार्ग निवेश के रूप में सेकंड योजना। और दोनों की दोनों में ही जो है वह राज्य राजमार्ग के अंदर निवेश किया जाएगा, और निवेश करने वाली संस्था आपके एडीबी आएगी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों जगह पर क्या करेगी? निवेश करने वाली है। तो यह आपकी 4 परियोजना हो जाती है। पांचवी परियोजना जो है वह आती है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। और राज्य राजमार्ग के विकास के लिए जो है वह विश्व बैंक आता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और 2019 से 2024 तक यह योजना चलने वाली है। फिर उसके बाद में छठी योजना आती है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार। जल क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी परियोजनाएं हैं वो सारी की सारी जायका के सहयोग से चलेगी राजस्थान के अंदर। और जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना राजस्थान के 27 जिलों की 137 जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें चलाई जा रही है ये जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जो कि अक्टूबर 2024 तक अभी चलेगी और इसको हो सकता है आगे बढ़ा दे। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका के सहयोग से 27 जिलों की 137 परियोजनाएं। अगली है रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना ट्रांच 1 और 2। तो राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र जो है उसके अंदर जो भी आपके नहरें चल रही है उनको पुनः संरक्षित करने के लिए या फिर उनकी जो है वह जीर्णोद्धार करने के लिए राजस्थान के अंदर एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर जिसको अपन ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसके सहयोग से जो है वह परियोजना चलाई जाएगी, जो कि मई 2018 से फरवरी 2025 तक चलेगी, जिसका लक्ष्य 7 वर्ष का रखा गया 2018 से 2025। राजस्थान के 10 जो आपके मरुस्थलीय जिले हैं पश्चिमी, उनके अंदर जो है वह आपके यह परियोजना चलने वाली है। 8वीं परियोजना आती है राजस्थान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण परियोजना। तो सार्वजनिक जो भी वित्तीय प्रबंधन है वहां पर उनको जो है वह सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से जो है वह ये परियोजना चलाई जा रही है, जो कि जुलाई 2018 से मार्च 2024 तक यह परियोजना चलने वाली है। अगली परियोजना आती है राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना।
और जलापूर्ति से जुड़ी हुई जो भी परियोजना है वो किसके सहयोग से होगी, जायका के सहयोग से होगी। और यह राजस्थान के 2 जिलों के अंदर झुंझुनू और बाड़मेर के अंदर चलाई जा रही है। चूंकि ये द्वितीय चरण है, इसका प्रथम चरण जो है वह राजस्थान के अंदर नागौर जिले के अंदर जो है वो चलाया जा रहा था। प्रथम जो है वह नागौर में था, जो कि अब पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण झुंझुनू और बाड़मेर के लिए। और 10वीं परियोजना आती है द्वितीय बांध पुनर्वास, यानी कि बांध जो है उनके पुनर्वास के लिए और उनके सुधार के लिए परियोजना चलाई है, जिसमें 2 संस्थाएं आती है, एक विश्व बैंक आती है और एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जो है यह आती है। 2027 तक ये परियोजना चलेगी और पहले चरण के अंदर राजस्थान के 36 बांधों का जो है वह इसमें चयन किया गया है। यह राजस्थान की 10 परियोजनाएं हैं जो कि बाह्य सहायतित है, यानी कि बाहर के देशों से जो है वह सहयोग प्राप्त चल रही है। एक बार वापस देख लीजिए, शहरी क्षेत्र विकास के लिए ADB आएगी, 5 शहरों का चयन कर रखा है। मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास के लिए जो है वह ADB आएगी, 14 शहरों का है। राज्य राजमार्ग निवेश के रूप में ADB आएगी, चाहे निवेश प्रथम हो चाहे द्वितीय हो। राज्य राजमार्ग विकास के लिए विश्व बैंक आएगा। जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका आएगा, जल क्षेत्र के लिए 27 जिलों की 137 परियोजनाएं। फिर उसके बाद में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना जो है वह ट्रांस 1 हो चाहे 2 हो, यह आपके NDB के सहयोग से आएगी। 7 वर्षों के लिए 10 जिलों के अंदर चलाई जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर वित्तीय प्रबंधन के लिए जो है वह विश्व बैंक के सहयोग से चलेगी। इसी प्रकार से ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण जो है यह आपके झुंझुनू बाड़मेर के अंदर जायका के सहयोग से चल रही है। और बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना विश्व बैंक और AIIB के सहयोग से राजस्थान के 36 बांधों का पहला चरण के अंदर चयन करके शुरू की गई है। अब लास्ट हिस्सा आता है अपने क्लास का और वह आता है सतत विकास लक्ष्य। और आपके चैप्टर के अंदर भी जो है या फिर सिलेबस में भी लिखा हुआ है राजस्थान के अंदर विकास के प्रमुख मुद्दों के रूप में। और सतत विकास लक्ष्य से आपको एक प्रश्न कन्फर्म जो है वह आपके RS प्री के अंदर पूछा जाता है। और वह प्रश्न आता है आपके एक प्रकार से SDG से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है SDG की, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो SDG जो है, सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, इसको लागू करने वाली जो संस्था है वह आती है UNGA, जिसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली या फिर UNGA। इसके द्वारा जो है वह एक क्या किया जाता है, एक प्रकार से एक सत्र होता है, इसका 17वें क्रम का सत्र। इस 17वें सत्र के अंदर जो है वह क्या होता है, एक बैठक होती है और उस बैठक के अंदर जो है वह 25 सितंबर 2015 के दिन एक, कहने का मतलब एक दस्तावेज पेश किया जाता है। और उस दस्तावेज का नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस शीर्षक के साथ में एक दस्तावेज जो है वह इनके द्वारा अपनाया जाता है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, 2030 को एजेंडा रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनको अचीव किया जाएगा। क्या होता है ये, क्या नहीं है, वो भी समझ लो। 2015 में इसको अपनाया गया था और यह कहा गया कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2030 तक हम 15 वर्षों के लक्ष्य के अंतर्गत क्या करेंगे, हम SDG जो है उनको प्राप्त करेंगे। तो 1 जनवरी 2016 को ये लागू होते हैं 15 वर्षों के लिए, 2016 से 2030 तक यह लागू किए जाते हैं। और इसमें जो है वो टोटल कितने लक्ष्य और कितने गोल रखे जाते हैं, तो कुल गोल्स जो है वह इसके अंदर 17 गोल्स रखे जाते हैं। और टोटल टारगेट कितने रखते हैं, तो 169 टारगेट रखे जाते हैं। ये दोनों के दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। 1 जनवरी 2016 को SDG को अपनाया गया था। दूसरा प्रश्न 2030 तक जो है वो इसका लक्ष्य है। तीसरा प्रश्न टोटल 17 इसमें गोल्स रखे गए हैं। और चौथा प्रश्न टोटल इसमें 169 टारगेट है। फिर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा इसकी थीम, यानी कि SDG की थीम क्या है। SDG की थीम है कोई भी पीछे ना रहे, यानी कि लिविंग नो वन बिहाइंड। ये इस थीम के साथ में जो है वह आपके एक प्रकार से लॉन्च किए गए थे। और इसमें जब 2016 से, यानी 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक ये चल चुका था। इस 5 वर्षों में कुछ लक्ष्य जो है वो प्राप्त भी हुए हैं, लेकिन 2021 से लेकर 2030 तक, क्योंकि लास्ट लक्ष्य 2030 का है, तो 2021 से लेकर 2030 तक ये पूरे के पूरा जो टाइम पीरियड है ये कितने वर्षों का है, 10 वर्ष का टाइम पीरियड है। और इस 10 वर्ष को जो है वह क्या कहा जाएगा, इसको कहेंगे अपन दशक। तो इसीलिए आपके UNGA ने यह कहा कि इस 10 वर्ष को हम क्या करेंगे, एक प्रकार से फुल्ली जो है वह हम डेडिकेटेड रहेंगे SDG के प्रति। और इसको हम एक कार्यवाही दशक के रूप में जो है वह बनाएंगे, यानी कि डिकेड ऑफ एक्शन के रूप में जो है वह हम इसको क्या करेंगे, घोषित किया जाता है। और सारे के सारे देश जो है वह इन SDG के जो 17 आपके गोल्स है और 169 जो आपके टारगेट है उनके प्रति समर्पित रहेंगे। और 2021 से 2030 तक डिकेड ऑफ एक्शन जो है वह मनाया जाता है।
ठीक है ना। अब इसमें से जो आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी आपको देख लेना है कि कौन कौन से प्रश्न जो है वह एसडीजी इंडेक्स से जुड़े हुए आ सकते हैं। तो भारत के अंदर नीति आयोग के द्वारा जो है वह एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है, उसी की तर्ज के ऊपर राजस्थान के अंदर आयोजना विभाग द्वारा एसडीजी राजस्थान इंडेक्स भी जारी किया जाता है। भारत का जो इंडेक्स है वो राज्य के हिसाब से होता है, जबकि राजस्थान का जो इंडेक्स है वो जिलों के हिसाब से होता है। तो मुख्य रूप से एसडीजी इंडिया इंडेक्स जब जारी किया गया तो यह 4 श्रेणियों में, यानी कि एसडीजी जो इंडेक्स है ये 4 श्रेणी के अंदर एक प्रकार से जारी किया जाता है। जिस राज्य का स्कोर या फिर जिस जिले का स्कोर 0 से 49 होगा उसको एस्पिरेंट कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, जो कि पहली कैटेगरी है। जिस जिले या राज्य का स्कोर 50 से 64 तक रहेगा उसको दूसरी कैटेगरी के अंदर परफॉर्मर के अंदर रखा जाएगा। और जिसका इस स्कोर 65 से लेकर 99 तक है उसे फ्रंट रनर के रूप में जो है वह रखा जाएगा। और जिसका स्कोर बिल्कुल 100 में से 100 है उसको हम अचीवर की कैटेगरी में रखेंगे। तो राजस्थान या फिर भारत को जो है वो 4 प्रकार से इंडेक्स के अंदर बांटा जाता है, 0 से 49, 50 से 64, 65 से 99 और 100, जिसके अंदर एस्पिरेंट कैटेगरी है, परफॉर्मर कैटेगरी है, फ्रंट रनर है और अचीवर है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के एसडीजी जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें अगर आप देखोगे तो 2 ही कलर आपको दिख रहे हैं। एक कलर आपको दिखेगा येलो वाला और दूसरा कलर आपको दिखेगा फ्रंट रनर वाला। तो राजस्थान या फिर भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर ये मध्य जो आपके पूरे के पूरे राज्य हैं जिसमें राजस्थान का स्कोर है 60, और 60 स्कोर के आधार पर राजस्थान कहाँ आएगा, परफॉर्मर के अंदर आएगा। यानी कि ये जो आपके एक प्रकार से पीले रंग में दिख रहे हैं ये सारे के सारे परफॉर्मर है। और राजस्थान जो है वह एसडीजी जो इंडिया इंडेक्स जारी किया गया था 3.0 2022 का, इस 2022 के 3.0 वर्जन के अंदर राजस्थान की जो रैंक है वो एक प्रकार से किस में आएगी, राजस्थान आएगा परफॉर्मर के अंदर, परफॉर्मर में आएगा और राजस्थान का स्कोर है 60 एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 के अंदर। ठीक है। और बाकी ये आपके एक प्रकार से फ्रंट रनर वाले हो जाएंगे जिनका स्कोर 65 से 99 है। अब इसी की तर्ज के ऊपर यहां से आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2022 जारी किया गया था, जो कि 2022 का है, वर्जन 3.0 है। वापिस वही है, राजस्थान के अंदर नीति आयोग की जैसे ही आयोजना विभाग के द्वारा जो है वह जारी किया जाता है एक प्रकार से एसडीजी राजस्थान इंडेक्स। ये 2022 का है, वर्जन 3.0 है। अभी वर्जन 4.0 भी आ चुका है, 4.0 भी आ चुका है 2023 का, लेकिन आपको याद ये वाला रखना है क्योंकि आर्थिक समीक्षा का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। केवल एक जिला ऐसा है राजस्थान का 12 जो कि किस कैटेगरी में है, एस्पिरेंट की कैटेगरी में है, यानी कि 50 से कम स्कोर जो है वह आपके क्या कहलाता है, एस्पिरेंट। और राजस्थान का केवल एक ही जिला जो है वह किसमें है, एस्पिरेंट में है। अगर आप देखोगे एक बार इनको तो राजस्थान के अंदर इस स्कोर को देखिए, राजस्थान के अंदर जो है वह अगर आप देखोगे पहले इसको देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान, और राजस्थान का खुद का औसत स्कोर कितना है, 57.58 है। यानी कि राजस्थान खुद जो है वह कौन सी कैटेगरी में है, परफॉर्मर की कैटेगरी के अंदर है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का स्कोर कितना है, 57.58 है। तो पहला प्रश्न तो यही आएगा कि हाल ही में जारी किया गया राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2022 में राजस्थान का स्कोर क्या है, तो राजस्थान का स्कोर है 57.58। दूसरा प्रश्न, राजस्थान कौन सी कैटेगरी में है, परफॉर्मर के अंदर। अब आप अगर इनको देखोगे सभी को तो आप सभी को पता है कि भाई 50 प्लस अगर स्कोर है तो वह परफॉर्मर की कैटेगरी होती है, और अगर 50 से कम स्कोर है तो वह आपके एक प्रकार से जो है वह अगर हम बात करें तो उसके अंदर 50 से कम के अगर स्कोर है तो उसको हम एस्पिरेंट की कैटेगरी कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर यहाँ पर जो आपके 12 जिला है इसका स्कोर आपको दिखेगा 46.99, बाकी सभी का स्कोर जो है वो 50 से ज्यादा है। यानी कि राजस्थान का जो जिला है आपके 12, यह किस कैटेगरी में आता है, एस्पिरेंट में आता है। इस आधार पर अगर हम बात करें कि हमारा जो एसडीजी राजस्थान का जो इंडेक्स है कौन सा, 2022 का, जो आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है, इसके हिसाब से पहले नंबर पर कौन सा जिला है, जयपुर है, दूसरे पर है नागौर, तीसरे पर है आपका झुंझुनू। यानी कि पहले नंबर पर कौन सा जिला है राजस्थान का, जयपुर है, दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है आपका, नागौर जिला आता है, और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है आपका, झुंझुनू जिला आता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर ये तो हो जाएंगे आपके सर्वोच्च अंक वाले। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान का सबसे नीचे कौन सा होगा, 12 जिला होगा। और ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है क्योंकि एक ही जिला ऐसा है 12 जो कि एस्पिरेंट कैटेगरी में है, बाकी राजस्थान खुद परफॉर्मर में है और सारे के सारे जिले परफॉर्मर में। तो 12 सबसे नीचे है, उससे ऊपर है जैसलमेर, फिर है आपका बाड़मेर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 से ऊपर हो जाएगा आपका जैसलमेर, जैसलमेर, और इसके बाद में हो जाएगा आपके बाड़मेर।
तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है वो अधिक है। आप इसको भी देख सकते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। केवल एक जिला जो है वह 12 ऐसा है जिसका स्कोर 50 से कम है, जो कि एस्पिरेंट कैटेगरी में है। बाकी सारे के सारे येलो है, यानी कि आपके परफॉर्मर की कैटेगरी में है। राजस्थान का खुद का स्कोर जो है वह 57.58 परफॉर्मर की कैटेगरी वाला आएगा। ठीक है, यह आपके इस प्रकार से प्रश्न जो है वह बन सकते हैं किसके अंदर से, आपके राजस्थान के अंदर विकास वाले। तो यह सारे के सारे वह इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें हैं जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछी जाएगी। कहने का मतलब अगर आपको राजस्थान इकोनॉमी या आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इस जो अपन ने मटेरियल पढ़ा है इसमें से ही 5 से 7 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, जो कि एक कम यानी कि बहुत ही शॉर्ट के अंदर इसमें मैंने चीजें करवाई है जहां से ज्यादा संभावना है कि आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको एक बार इस क्लास को बहुत अच्छे से देख लेना है, कहां कहां से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पूरा का पूरा जो है वो क्वालिटी एजुकेशन अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा पूरा का पूरा डिटेल में भी करवा रखा है। लेकिन अगर आप इसको देखकर भी अगर चले जाएंगे तो जो राजस्थान इकोनॉमिक्स से आपके 13 से 14-15 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन केवल इस एक वीडियो से सही हो सकते हैं आपके, क्योंकि इसमें सारे के सारे फैक्चुअल चीजों को हमने देखा है। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उनको इस क्लास का फायदा हो सके। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली क्लासों में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को आरएस प्री एग्जाम के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आप आराम से जाइए, धैर्य के साथ में जाकर पेपर दीजिए और किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं रखनी है। 5वें ऑप्शन का विशेष रूप से ध्यान रखना है और उसको अच्छे से भरना है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।